स्मॉल वू, इतना क्यों शर्मा रही हो? अपना हाथ छोड़ो। तीसरे भाई, क्या तुम हम दोनों के बीच में आना बंद कर सकते हो? लेकिन वह यह भी जानता था कि समय यात्रा, टाइम ट्रैवल और दूसरी दुनिया में जाना जैसी चीजें केवल उपन्यासों में ही होती हैं। हालांकि चू चिन एक पक्का जैनान, घर पर रहने वाला गीक था, लेकिन उसकी लंबाई 188 सेंटीमीटर थी। चेहरे के नैन नक्श आकर्षक थे और वह काफी हैंडसम था। बचपन से ही लड़कियां उसकी दीवानी रही थीं। अभी वह अपनी ही कल्पनाओं में खोया ही था कि अचानक उसके दिमाग में एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी। डिंग। होस्ट के सभी शर्तों पर खरा उतरने का पता चला है। टाइम ट्रैवल प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अगले ही पल चू चिन के आसपास का कमरा अचानक गायब हो गया। कंप्यूटर, मोबाइल और उसका जाना पहचाना घर सब कुछ ओझल हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह एक अनजान जंगल के बीचों बीच खड़ा था। अपने चारों ओर फैले विशाल प्राचीन पेड़ों को देखकर छू चिन ने हैरान होकर कहा, क्या क्या मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं? मशीनी आवाज फिर से गूंजी। डिंग। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक डोलू महाद्वीप में प्रवेश कर लिया है। चू चिन ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? सिस्टम ने जवाब दिया, मैं गॉडेस सिस्टम हूं। होस्ट मिशनों को पूरा करके डोलू महाद्वीप की देवियों, गॉडेस का प्रभाव और सिस्टम से पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम ने आगे बताया, डोलू महाद्वीप की देवियों के लक्ष्यों में बीबी डोंग, गु युएना, किन रेनक्सुए, गु लिएना, स्मॉल वू, जू जुकिंग, निंग रोंगरोंग, वो सैक्सी आदि शामिल हैं। यह सुनने के बाद चू चिन की आंखों में उत्साह चमक उठा। तो मुझे अपनी ताकत बढ़ाते हुए इन सभी देवियों को जीतना है। सिस्टम ने संकेत दिया। पहला मिशन जारी किया जाता है, तांग सांड को हराएं और स्मॉल वू का एक 100% स्नेह स्लैश प्रेम हासिल करें। मिशन का इनाम स्काई ब्लूबुल पाइथन, टाइटन जाइंट एप समन कार्ड और एक सोल पावर पिल। इनाम सुनते ही चू चिन की आंखें चमक उठीं। उसने बिना किसी झिझक के कहा, सिस्टम को बाइंडेंस और गो नॉन गो गे करो। डिंग। गॉडेस सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। बधाई हो होस्ट, आपको शुरुआती स्टार्टर पैक मिला है। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? चू चिन ने जवाब दिया, खोलो। सिस्टम की आवाज में एक के बाद एक गूंजने लगी। बधाई हो होस्ट, आपको 41वें स्तर की सोल पावर, 4 इवॉल्व होने वाले सोल रिंग्स, गॉड लेवल मार्शल सोल, गॉड हंटर बंदूक। चूचिन हैरान रह गया, भगवान स्तरीय मार्शल सोल। सिस्टम ने जवाब दिया, हंटिंग गॉड स्पीयर, सबसे शक्तिशाली आक्रमण प्रकार के हथियार मार्शल सोल में से एक। चूचिन ने अपना एट्रीब्यूट पैनल देखा, मार्शल सोल, हंटिंग गॉड, स्पीयर सोल पावर लेवल। 41वां स्तर सोल रिंग्स असीमित रूप से विकसित हो सकती हैं। इसके बाद चूचिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, प्रकट हो हंटिंग गॉड स्पीयर। एक काली लंबी कुल्हाड़ी भला हवा में प्रकट हुआ। भाले के शरीर पर सुनहरे पैटर्न घिरे हुए थे, जो एक शक्तिशाली और भयानक दबाव छोड़ रहे थे। चू चिन ने हंटिंग गॉड स्पीयर को कसकर पकड़ा और अपने पैरों के नीचे 2 पीले और 2 बैंगनी, कुल 4 सोल रिंग्स को देखा। आखिरकार उसे यकीन हो गया कि यह सब कोई सपना नहीं है। सच में मैं वाकई दूसरी दुनिया में आ गया हूं। शक्तिशाली मार्शल सोल और 41वें स्तर की सोल पावर के साथ वह अपने भविष्य को लेकर उत्साह से भर गया। सिस्टम ने फिर से चेतावनी दी, गॉडेस मिशन की एक सीमा समय अवधि है। पहला मिशन, 1 महीने के भीतर सियाओ वू की स्वीकृति प्राप्त करें, अन्यथा सजा भुगतनी होगी। जब चू चिन ने उस सजा के बारे में सुना जिसे कोई भी मर्द सहन नहीं कर सकता, तो उसका शरीर कांप उठा। लगता है यह सिस्टम मुझे आलसी बनने की इजाजत नहीं देगा। चू चिन के दिमाग में स्मॉल वू की तस्वीर उभर आई। गुलाबी लंबे बूट्स, गुलाबी पोशाक। स्मॉल वू की उम्र 1,10,000 साल थी और फिलहाल वह नॉर्डिंग अकादमी में थी। चू चिन हल्का सा मुस्कुराया, यानी तांग सान पहले ही स्मॉल वू से मिल चुका है। चू चिन ने गॉड स्लेयर स्पीयर को समेटकर दूर देखा। तांग सान, इस जन्म में स्मॉल वू को मैं अपनी ताकत के बल पर हासिल करूंगा। डोलू महाद्वीप, मैं चू चिन आ रहा हूं। गॉडेस सिस्टम की मदद से डोलू महाद्वीप में आने के बाद चू चिन के पास अब 41वें स्तर की सोल पावर और गॉड लेवल मार्शल सोल, गॉड स्लेयर स्पीयर था। अभी वह सोच ही रहा था कि भविष्य में डोलू महाद्वीप की देवियों को कैसे जीता जाए, तभी जंगल की गहराइयों से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। एक खतरनाक एहसास तेजी से उसके पास आने लगा। छू चिन ने ध्यान से देखा तो पाया कि उस पर हमला करने वाली कोई सांप जैसी चीज नहीं, बल्कि एक बैंगनी काले रंग की बेल थी। बेल की सतह पर एक हल्की सी चमक बिखर रही थी और उसमें जीवन की प्रचुर ऊर्जा महसूस हो रही थी। तब जाकर चूचिन को समझ आया कि डोलू महाद्वीप में पेड़ पौधे वाले सोल बीस्ट भी बेहद शक्तिशाली हो सकते हैं। जैसे ही चूचिन उस डेमन वाइन को देख रहा था, हवा को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। लोहे की एक उड़ती हुई सुई सीधे चूचिन की तरफ आई। चूचिन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत गॉड स्लेयर स्पीयर को घुमाया और उड़ती हुई सुई को सटीकता से रोक लिया। वह सुई तुरंत जा टकराई और सीधे पास के एक विशाल पेड़ में जा घुसी। छू चिन ने सतर्क होकर जंगल की ओर देखा। तभी पेड़ पौधों के बीच से 2 आकृतियां छलांग लगाते हुए बाहर आईं और उसके ठीक सामने आकर रुकीं। वे कोई और नहीं बल्कि नॉर्डिंग अकादमी के तांग सान और सियाओ वू थे। छू चिन ने दोनों को देखते ही तुरंत पहचान लिया। असल जिंदगी में स्मॉल वू को देखकर छू चिन को एहसास हुआ कि वह एनीमे की तुलना में कहीं ज्यादा जीवंत और चुलबुली लग रही थी। वहीं स्मॉल वू की नजर भी छू चिन पर पड़ी और वह इस अनजान लड़के के बेहद आकर्षक और हैंडसम चेहरे को देखकर उसकी ओर खींचने लगी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं और कुछ पल के लिए दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही चू चिन स्मॉल वू के करीब जाने लगा, तांग सान ने बात शुरू करते हुए कहा, भाई, इस डेमन वाइन को हमने पहले ढूंढा था। हम काफी देर से इसका पीछा कर रहे हैं। क्या तुम इसे हमारे लिए छोड़ सकते हो? यह सुनकर चू चिन की आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं। उसने तांग सान की ओर देखते हुए शांत भाव से कहा, तुम ये कैसे साबित कर सकते हो कि यह तुम्हारी है? तांग सान ने सफाई देते हुए कहा, इस डेमन वाइन को हमारी नॉर्डिंग अकादमी के डीन ने घायल किया था। मैं इस पर आखिरी वार करने ही वाला था कि यह मौका पाकर यहां भाग आई। चू चिन ने फिर वही सवाल दोहराया, इसका क्या सबूत है? तब स्मॉल वू आगे आई और बोली, यह डेमन वाइन वाकई में तीसरे भाई की ही है। छू चिन ने स्मॉल वू को देखा और मन ही मन सोचा कि जाहिर है इस वक्त यह तांग सान पर ज्यादा भरोसा करती है।
इसके बाद चू चिन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ताकत से फैसला करते हैं। स्मॉल वो मुकाबला करने के लिए तैयार होते हुए बोली, लड़ाई करनी है, ठीक है, मैं लड़ती हूं। लेकिन चू चिन ने तांग सांड की तरफ देखकर कहा, एक मर्द होकर क्या तुम किसी औरत को अपने बदले लड़ने भेजोगे? तांग सांड को यह बात चुभ गई। वह आगे आया और बोला, स्मॉल वू, तुम पीछे हटो, मैं ही निपटता हूं। तांग सांड ने छू चिन को घूरते हुए पूछा, मेरा नाम तांग सांड है, क्या तुम्हें अपना नाम बताने की हिम्मत है? छू चिन ने बड़े शांत लहजे में जवाब दिया, छू चिन। ये शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि तांग सांड के पैरों के नीचे पीला सोल रिंग चमक उठा और वह तेजी से चूचिन की तरफ लपका। तांग सांड की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन 41वें स्तर की सोल पावर वाले चूचिन के सामने उसकी हरकतें मानो स्लो मोशन में चल रही थीं। चूचिन अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा और बेपरवाही से बोला, आओ, मुझे किसी दांव पेच की जरूरत नहीं है। इसके तुरंत बाद उसके पैरों के नीचे से 2 पीले और 2 बैंगनी कुल 4 सोल रिंग्स ऊपर की ओर लहराने लगे। चूचिन को 4 रिंग वाले सोल गायब होते हुए देखकर तांग सांड और सियाओ दोनों एक साथ हैरान रह गए। अगले ही पल चू चिन ने पलक झपकते ही हमला किया और तांग सांड के पेट पर एक जोरदार लात मारी, जिससे तांग सांड सीधा हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। चू चिन ने मौका न गंवाते हुए तांग सांड पर मुक्के से हमला कर दिया। ऐन मौके पर तांग सांड ने अपनी रहस्यमयी तकनीक और घोस्ट शैडो का इस्तेमाल करके तेजी से हमले से खुद को बचाया, लेकिन चू चिन उसकी चालों को पहले ही ताड़ चुका था और अब लड़ाई खत्म करने के मूड में था। चू चिन की रफ्तार अचानक बढ़ी। उसने एक ही मुक्के से तांग सांड की पर्पल डेमन आई की दृष्टि को तोड़ दिया और फिर एक लात मारकर तांग सांड को सीधे एक विशाल पेड़ से दे मारा। चू चिन ने आगे हमला जारी नहीं रखा, क्योंकि वह जानता था कि तांग सांड के पीछे तांग हाव खड़ा है। स्मॉल वो घबराकर तांग सांड की तरफ भागी। तीसरे भाई। ठीक उसी समय दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंजा, बधाई हो होस्ट, मिशन पूरा हुआ, तांग सांड को हराया, स्मॉल वू का 500% स्नेह / प्रेम हासिल किया, साथ ही स्काई ब्लू बुल पाइथन, टाइटन जाइंट एप समन कार्ड और सोल पावर पिल प्राप्त हुई। स्मॉल वू तांग सांड को उठाने ही वाली थी कि अचानक उसके मन में ख्याल आया, अगर मैंने इसे सहारा दिया तो क्या चू चिन को बुरा लगेगा? दोनों की किस्मत अब चुपके से बदलने लगी थी। स्मॉल वू ने जख्मी तांग सांड को देखा और उसके मन में द्वंद्व चलने लगा, लेकिन यह तो मेरा तीसरा भाई है। तभी चूचिन ने स्मॉल वू के हाव भाव में बदलाव महसूस किया। उसने धीरे से पुकारा, स्मॉल वू। स्मॉल वू मुड़ी और एक हल्की सी शर्मिंदगी के साथ बोली। तांग सांड यह सब देखकर पूरी तरह उलझन में पड़ गया। जाहिर तौर पर वह खुद स्मॉल वू के सबसे करीब था, तो फिर वह चूचिन का पक्ष क्यों लेने लगी थी? चूचिन ने जख्मी तांग सांड को पूरी तरह नजरअंदाज किया और स्मॉल वू के पास जाकर प्यार से कहा, स्मॉल वू, लंबे समय से मिले नहीं। स्मॉल वू पल भर के लिए ठिठकी, फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। चू चिन के करीब आने पर उसने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि ऐसे शर्माने लगी जैसे दिल के सबसे खास इंसान से मिल रही हो। तांग सांड दोनों को इस तरह आपस में बात करते देख अंदर ही अंदर बेचैन होने लगा। ये देखकर कि स्मॉल वो पीछे नहीं हट रही है, चू चिन ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, स्मॉल वू, इतनी क्यों शर्मा रही हो? इस नजरे ने तांग सांड को पूरी तरह भड़का दिया। वह अपना दर्द भूलकर खड़ा हुआ और गुस्से में चिल्लाया, अपना हाथ हटाओ उससे। हालांकि स्मॉल वू ने पीछे मुड़कर कहा, तीसरे भाई, क्या तुम हम दोनों के बीच में आना बंद कर सकते हो? तांग सांड से स्मॉल वू का यह बदलाव बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में छू चिन्ह से सवाल किया, क्या तुमने ही सियाओ वू को किसी इल्यूजन में फंसाया है? छू चिन्ह ने तंज कसते हुए जवाब दिया, क्या तुमने अपनी आंखों से मुझे कोई इल्यूजन इस्तेमाल करते देखा है? तांग सांड को पूरा यकीन था कि स्मॉल वू को वश में किया गया है। उसकी आंखों में ठंडक उतर आई और उसके हाथों में तुरंत 2 लोहे की सुइयों वाले डार्क वेपन्स आ गए। तांग सांड ने छूचिन पर उन गुप्त हथियारों से हमला कर दिया और वे सुइयां पलक झपकते ही सनसनाती हुई निकली। छूचिन ने खतरे को भांपते हुए तुरंत गॉड स्लेयर स्पीयर को घुमाया और उन हथियारों को आसानी से दूर फेंक दिया। अभी दोनों के बीच तनाव बना ही हुआ था कि अचानक स्मॉल वू बीच में आ गई। उसने बड़ी तेजी से तांग सांड को एक जोरदार लात मारी, जिससे वो उड़ता हुआ सीधे एक विशाल पेड़ से जा टकराया। तांग सांड दर्द से तड़पते हुए अपने शरीर को पकड़कर अविश्वास से स्मॉल वू की तरफ देखने लगा। स्मॉल वू ने गुस्से में कहा, तांग सांड चूचिन मेरे लिए सबसे खास इंसान है। अगर तुमने दोबारा उन पर हमला करने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तांग सांड पूरी तरह दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो स्मॉल वू कभी उसके इतने करीब थी, वह आज उसके खिलाफ क्यों खड़ी हो गई है। चूचिन स्मॉल वू के पास आया और फिक्र जताते हुए पूछा, स्मॉल वू। स्मॉल वू के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। चूचिन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? चूचिन ने नामे सिर हिलाया और धीरे से स्मॉल वू के बालों को सहलाया। ठीक उसी समय एक बुजुर्ग आवाज गूंजी और 2 आकृतियां तेजी से वहां आ पहुंची। सबने मुड़कर देखा। आने वाले कोई और नहीं बल्कि यू शियाओगांग और नॉर्डिंग अकादमी के डीन थे। तांग सांड ने अपने टीचर को देखा तो मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वह तुरंत बोला, टीचर, यही है वह। इसने न सिर्फ मुझे जख्मी किया बल्कि स्मॉल वू को किसी मायाजाल में भी फंसा दिया है। यह सुनते ही यू शियाओगांग की नजर तुरंत छूचिन पर गई। उसने गुस्से में छूचिन से सवाल किया, तुम कौन हो? मेरे शिष्य को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छूचिन ने शांत लहजे में जवाब दिया, गलती तुम्हारे शिष्य की है। उसने पहले मुझ पर छिपकर हमला किया था। यू शियाओगांग ने तांग सांड से पूरी घटना के बारे में पूछा तो तांग सांड अपनी बात पर अड़ा रहा। इसी ने मेरी डेमन वाइन छीनने की कोशिश की थी। अगर यकीन न हो तो स्मॉल वू से पूछ लीजिए। जब यू शियाओगांग ने स्मॉल वू से सच्चाई पूछी तो स्मॉल वू ने बिना झिझके कहा, छूचिन ने कोई डेमन वाइन नहीं छीनी। तांग सांड ने ही पहले छूचिन पर गुप्त हथियारों से हमला किया था। स्मॉल वू को छूचिन का पक्ष लेते देखकर यू शियाओगांग और डीन दोनों के चेहरे पर हैरानी छा गई। वहीं तांग सांड घबराकर बोला, स्मॉल वू को छूचिन ने अपने वश में कर लिया है। स्मॉल वू ने रुखाई से तांग सांड की बात का खंडन किया, तुम खुद वश में हो गए हो। तुम ही छूचिन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मुझे तो शर्म आती है कि तुम जैसा मेरा कोई दोस्त भी था। तांग सांड स्मॉल वू के इस बदले रूप को समझ ही नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ
यू शियाओगांग और डीन को भी अब शक होने लगा था कि मामला वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तांगसान बता रहा था। यू शियाओगांग ने चू चिन की ओर देखा और भारी आवाज में कहा, भले ही बात ऐसी हो, लेकिन तांग सान, आखिर एक बच्चा ही तो है, क्या तुम्हें उसे इस हद तक जख्मी करने की जरूरत थी? छू चिन ने बेपरवाही से जवाब दिया, इस सब का जिम्मेदार वह खुद है। अगर तुम लोगों को ऐतराज है तो शौक से मुझसे मुकाबला कर सकते हो। इन शब्दों के खत्म होते ही चू चिन के पैरों के नीचे सोल रिंग्स चमक उठे। दो पीले और दो बैंगनी, कुल 4 सोल रिंग्स का भयानक नजारा सामने आ गया। ये देखकर युशियाओगांग, डीन और तांग सान सभी भौचक्के रह गए। सोल ग्रैंडमास्टर, एक 18 साल का लड़का, आखिरकार 4 रिंग वाले सोल ग्रैंडमास्टर के स्तर तक पहुंच चुका था। नॉर्डिंग अकादमी के डीन ने हैरान होकर पूछा, युवा दोस्त, तुम्हारी उम्र कितनी है? चू चिन ने शांत लहजे में जवाब दिया, 18 साल। डीन का दिल दहल गया। 18 साल की उम्र में सोल ग्रैंड मास्टर होने का मतलब था कि छू चिन न केवल एक अभूतपूर्व प्रतिभाशाली योद्धा था, बल्कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी और शक्तिशाली ताकत हो सकती थी। ऐसा इंसान किसी छोटी मोटी अकादमी के वश का नहीं था। छू चिन की 18 साल की उम्र और सोल ग्रैंड मास्टर की ताकत देखकर नॉर्डिंग अकादमी के डीन फाकार के होश उड़ गए। वह समझ गए कि छू चिन के पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ हो सकता है। इसलिए उन्होंने तांग सान की ओर देखकर कहा, जब गलती तुम्हारी ही थी तो इस युवा दोस्त से माफी मांगो। तांग सान को यह सुनकर अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। जख्मी वह खुद हुआ था और उल्टे उसे ही अपनी गलती माननी पड़ रही थी। हालांकि चू चिन ने बात को आगे नहीं बढ़ाया और बेपरवाही से कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसे इसके लिए एक छोटा सा सबक ही समझो। फाकार ने चू चिन का इतना बड़ा दिल देखा तो तुरंत नॉर्डिंग अकादमी की तरफ से उससे माफी मांगी और चू चिन की बेमिसाल ताकत व दरियादिली की तारीफ की। छू चिन के मुंह से खुद को एक नासमझ बच्चा सुने जाने पर तांग सांड का दिल नफरत और गुस्से से भर गया। उसने चू चिन और सियाओ वू को एक गुस्से भरी नजर से देखा और मुड़कर चला गया। युशियाओगांग ने यह देखकर फाकार से सवाल किया कि उन्होंने तांग सांड के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, लेकिन फाकार ने साफ कह दिया कि तांग सांड ने ही पहले चू चिन पर छिपकर हमला किया था, इसलिए इसकी जिम्मेदारी उसके गुरु होने के नाते युशियाओगांग को ही लेनी चाहिए। युशियाओगांग के गुस्से में चले जाने के बाद फाकार ने खुद आगे बढ़कर चू चिन से उसकी पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में पूछा। चू चिन ने बस इतना ही कहा कि उसका घर बहुत दूर है। जब फाकार ने उसके और स्मॉल वू के रिश्ते के बारे में पूछा तो चू चिन ने स्मॉल वू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम पुराने परिचित हैं। यह सुनकर फाकार मन ही मन इस नए रिश्ते का फायदा उठाने और छू चिन को अपनी तरफ खींचने का हिसाब लगाने लगा। ऐसे महाप्रतिभाशाली इंसान को अपने साथ जोड़ने के लिए फाकार ने छू चिन के साथ संबंध बेहतर करने की नीयत से उसे नॉर्डिंग अकादमी में खाने और माफी के तौर पर दावत पर बुलाया। चू चिन ने सियाओ वू की तरफ देखकर उसकी राय पूछी तो स्मॉल वू ने खुशी खुशी सिर हिलाया। कोई मुफ्त में खाना खिला रहा है तो जाने में क्या हर्ज है। छू चिन ने न्योता स्वीकार कर लिया और फकार के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। भरपेट खाना और पीना होने के बाद चू चिन और स्मॉल वू नॉर्डिंग अकादमी की सड़कों पर टहल रहे थे। स्मॉल वू ने मुस्कुराते हुए चू चिन का शुक्रिया अदा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए ही आपने डीन की बात मानी और नॉर्डिंग अकादमी के मेंटर बनना स्वीकार किया। चू चिन ने जानबूझकर चुटकी लेते हुए पूछा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अकादमी में शामिल हुआ हूं? स्मॉल वू के चेहरे पर उलझन के भाव आ गए। छू चिन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मजाक कर रहा था, जाहिर है तुम्हारे लिए ही तो किया है। यह सुनते ही स्मॉल वू का दिल खुशी से झूम उठा। फिर उसने हैरानी से चू चिन से उस बात के बारे में पूछा जो उसने पहले कही थी कि वे दोनों पहले मिल चुके हैं। चू चिन ने समझाया, हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन इसे पहली नजर का प्यार कहते हैं। पहली नजर का प्यार सुनते ही स्मॉल वू के गाल गुलाबी हो गए। उसने शर्माते हुए पूछा कि इसका मतलब क्या होता है। छू चिन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। इतना कहकर उसने सीधे स्मॉल वू के लाल होठों को चूम लिया। दोनों के बीच की नजदीकियां तेजी से बढ़ने लगीं। अभी माहौल काफी रोमांटिक हो ही रहा था कि अचानक एक गुस्से भरी आवाज ने उस सुकून को भंग कर दिया। तांग सांड एक बार फिर सामने आ खड़ा हुआ और गुस्से में चिल्लाया, छू चिन अपनी हद पार मत करो। स्मॉल वू और चू चिन को इतना करीब देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन स्मॉल वू उस पर ही उल्टा गुस्सा हो गई और बोली, तांग सान, तुम किसी पूंछ की तरह पीछे पीछे क्यों लगे रहते हो। तांग सान को अब पूरा यकीन हो गया कि स्मॉल वू पर जरूर चू चिन का असर हुआ है। उसने स्मॉल वू से सवाल किया कि क्या चू चिन ने उस पर कोई जादुई चाल चली है या उसे अपने वश में कर लिया है। चू चिन ने कोई सफाई नहीं दी। उसने सीधे अपनी सोल पावर को इकट्ठा किया और एक ही वार से तांग सांड को दूर फेंक दिया। तांग सांड गुस्से में तिलमिलाकर उठा। उसके बाएं हाथ में एक नीली चमक उभरी। वह अपना छुपा हुआ क्लियर स्काई हैमर निकालने की तैयारी में था। जैसे ही तांग सांड हमला करने ही वाला था, यू शियाओगांग ठीक मौके पर पहुंच गया और जोर से चिल्लाया, सियाओ सान रुक जाओ। तांग सांड ने अपना हमला रोक दिया। यू शियाओगांग ने उसे बताया, चू चिन अब नॉर्डिंग अकादमी के मेंटर हैं, तुम अपने सीनियर या गुरु पर हाथ नहीं उठा सकते। तांग सांड यह सुनकर सन्न रह गया। ये इंसान मेंटर बनने के लायक है। यू शियाओगांग ने तांग सांड को होश में लाने के लिए सीधे एक थप्पड़ जड़ दिया और फिर चू चिन के पास जाकर अदब से कहा, चू चिन मेंटर, तांग सांड ने आपसे जो बदतमीजी की है उसके लिए मैं उसे जरूर सही सबक सिखाऊंगा। चू चिन ने सियाओ वू को अपनी बाहों में थामे रखा और ठंडे लहजे में जवाब दिया, अगर अगली बार ऐसा फिर हुआ तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। यू शियाओगांग ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन उसके पास अपने गुस्से को पी जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रात में नॉर्डिंग अकादमी के हॉस्टल के कमरे में तांग सांड यू शियाओगांग के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसने गुस्से में कहा, टीचर, सच तो यह है कि चू चिन ने स्मॉल वू पर कोई जादुई मंत्र चलाया है, तभी स्मॉल वू ऐसी हो गई है। यू शियाओगांग ने शांति से पलटकर पूछा, सबूत कहां है। इसके बाद उसने तांग सांड को याद दिलाया,
चू चिन 18 साल की उम्र में ही सोल ग्रैंड मास्टर बन चुका है। उसके पीछे कोई बहुत बड़ी और शक्तिशाली ताकत हो सकती है। तांग सांड सन्नाटे में आ गया। यू शियाओगांग ने निराश तांग सांड को देखकर कहा, पहले तुम हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहते थे, लेकिन अब तुम बदल गए हो। तांग सांड का शरीर ढीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। पहली बार उसने छूचिन से मिलने वाले दबाव को महसूस किया। चाहे ताकत हो, प्रतिभा हो या पहचान, वह किसी भी मामले में छूचिन की बराबरी नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ छूचिन अपने कमरे में सिस्टम से मिले इनाम सोल पावर पिल की जांच कर रहा था। उसने पाया कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में शुद्ध ऊर्जा जमा है, जिसे सीधे अवशोषित करके अपनी ट्रेनिंग की गति को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। छूचिन ने मन ही मन सोचा, लगता है आगे चलकर मुझे ऐसी और सोल पावर पिल हासिल करने के तरीके ढूंढने होंगे। रात में छूचिन के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। चूचिन ने दरवाजा खोला तो देखा कि स्मॉल वू बाहर खड़ी है। स्मॉल वू ने शर्माते हुए कहा, चूचिन, हमारे हॉस्टल में गर्म पानी नहीं आ रहा है, क्या मैं तुम्हारे यहाँ नहा सकती हूँ? चूचिन उसकी इस छोटी सी चालाकी को समझ गया, लेकिन उसने बस एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा, अंदर आ जाओ। स्मॉल वू चूचिन के कमरे में आ गई, लेकिन वह तुरंत नहाने नहीं गई। उसने लाल पड़ते चेहरे के साथ पूछा, चूचिन, दिन में तुमने जो पहली नजर के प्यार की बात कही थी, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? चूचिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पगली, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो भला तुम्हें किस क्यों करता? स्मॉल वू ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, तो क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई हूं? छूचिन ने स्मॉल वू की आंखों में देखते हुए संजीदगी से कहा, अगर मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो बाद में पछताने का मौका नहीं मिलेगा। स्मॉल वू ने शर्माते हुए कहा, तो फिर मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। इतना कहकर वह तेजी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। चूचिन ने उसके जाते हुए देखा और लाचार होकर मुस्कुराया। सोचने का वक्त चाहिए, वाह। वॉशरूम के अंदर स्मॉल वू सोच में डूब गई। मेरी मां को इंसानों ने मारा था, फिर मुझे किसी इंसान से प्यार कैसे हो सकता है? लेकिन फिर उसने सोचा कि छूचिन बाकी इंसानों से अलग है। आखिरकार उसने अपने दिल की बात मान ली। हाँ, मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। स्मॉल वू नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली, लेकिन उसने देखा कि चूचिन कमरे में नहीं है। अभी वह सोच ही रही थी कि चूचिन दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने एक हाथ पीछे छुपा रखा था और रहस्यमयी अंदाज में बोला, अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? सियाओ वू ने उत्सुकता से पूछा। चूचिन ने धीरे से एक खास तरह का फूलों का गुलदस्ता निकाला। चूचिन के हाथ में गाजर के फूलों का गुलदस्ता देखकर स्मॉल वू ने हैरानी से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे गाजर पसंद है? चूचिन ने मुस्कुराते हुए समझाया, क्योंकि तुम्हारा मार्शल सोल सॉफ्ट बोन रैबिट है और मार्शल सोल इंसान की आदतों को प्रभावित करता है। स्मॉल वू ने यह सुनकर राहत की सांस ली और खुशी मनाई कि चूचिन को उसकी असली पहचान 100 साल पुरानी सोल बीस्ट का पता नहीं चला है। चूचिन ने मुस्कुराकर पूछा, पसंद आया? स्मॉल वू ने खुशी से सिर हिलाया। चूचिन ने कहा, आज के बाद तुम्हारी गाजरों की पूरी जिम्मेदारी मेरी। इसके बाद चूचिन ने एक कंघी निकाली और प्यार से बोला, स्मॉल वू, आओ मैं तुम्हारे बाल बना देता हूं। स्मॉल वू पल भर के लिए ठिठकी, फिर उसने मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ वही इंसान सबसे खास होता था जो उसके बाल बना सके। मैंने एक साधारण सी कंघी से स्मॉल वू के दिल के सारे डर को पूरी तरह खत्म कर दिया था। फिर मैंने कंघी उठाई और धीरे धीरे स्मॉल वू के कमर तक लंबे बालों को संवारने लगा। शीशे में हम दोनों को देखकर स्मॉल वू से रहा नहीं गया और वह बोली, मुझे नहीं पता था चूचिन की तुम्हें बाल बनाने भी आते हैं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले मुझे मेरी मां ने सिखाया था। लेकिन अगले ही पल स्मॉल वू सन्न रह गई और उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि इस बात ने उसे उसकी सबसे दर्दनाक याद दिला दी थी। स्मॉल वू के हाव भाव बदलते देख मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरी बात ने उसके दिल के गहरे जख्म को छू लिया है। मैंने प्यार से पूछा, स्मॉल वू, क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे अपनी मां की याद आ गई। पहले वही मेरे बाल संवारती थी, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। उदास स्मॉल वू को देखकर मैंने धीरे से उसके आंसू पोंछे। मैंने स्मॉल वू को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से कहा, उदास मत हो, आज के बाद से हमेशा मैं तुम्हारे बाल संवारूंगा। स्मॉल वू ने धीरे से सिर हिलाया, फिर मुड़कर मुझे कसकर गले लगा लिया। चूचिन, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। इस पल मुझे यकीन हो गया कि स्मॉल वू ने मुझे दिल से अपना लिया है और मुझे अपनी जिंदगी का सबसे खास इंसान मान लिया है। इसके तुरंत बाद चूचिन के हाथ थोड़े शरारती होने लगे और यहां इस कहानी के इस गलती से सियाओ वू के बदन पर बचा हुआ इकलौता पतला कपड़ा भी नीचे खिसक गया। माफ करना स्मॉल वू। स्मॉल वू की बेसुध और मासूम हालत देखकर चूचिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने झटपट कहा। स्मॉल वू ने अपना सिर हिलाया और चूचिन के कान में सांस छोड़ते हुए धीरे से बोली, कोई बात नहीं, मैं राजी हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम ही वह इंसान हो जिस पर मैं अपनी पूरी जिंदगी लुटा सकती हूं। स्मॉल वू की यह बात सुनकर अगर चूचिन खुद को रोक लेता तो क्या वह सच में मर्द कहलाता? इसलिए चूचिन ने हिम्मत जुटाई और स्मॉल वू को बिस्तर पर गिरा दिया। इस 1 साल के दौरान स्मॉल वू के साथ रहने के अलावा मैं लगातार ग्रैंड सोल एरना में खुद को तराशता रहा। इससे न सिर्फ मेरा कॉम्बैट एक्सपीरियंस बढ़ा, बल्कि मैंने काफी सारे गोल्ड सोल कॉइन्स भी कमाए। नॉर्डिंग सिटी के ग्रैंड सोल एरना के बाहर मैं और स्मॉल वू चेहरे पर मास्क पहने हुए एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकले। मेरे हाथ में रुपयों की थैली देखकर वह खुशी से चहक उठी। वाह, इतने सारे गोल्ड सोल कॉइन्स, इनसे तो ढेर सारी गाजरें खरीदी जा सकती हैं। पूरी तरह खुशी से झूमती हुई स्मॉल वू को देखकर मैं हंसे बिना न रह सका। तुम भी ना हर वक्त बस खाने की पड़ी रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर तुम एक छोटी सी गोल मटोल खरगोश बन जाओ। स्मॉल वू ने अपना होठ हिलाते हुए फौरन नामे सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, खरगोश कभी मोटे नहीं होते। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम मोटी हो भी जाओगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई और तुम्हें पसंद करे या ना करे, मैं हमेशा तुम्हें चाहूंगा।
यह सुनकर स्मॉल वू के चेहरे पर एक बेहद प्यारी और संतुष्ट मुस्कान बिखर गई। तभी जब हम वहां से निकलने लगे, हम एक सुनसान और संकरी गली में जा पहुंचे। अचानक दो साए हमारे रास्ते में आकर खड़े हो गए। काले रंग के कपड़ों में लिपटे दो अधेड़ उम्र के आदमियों ने ठंडी आवाज में धमकी दी, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अपने पास मौजूद सारे गोल्ड सोल कॉइन्स हमारे हवाले कर दो। उनकी बात पूरी होते ही उन दोनों के शरीर पर 5-5 सोल रिंग्स एक साथ चमक उठी। वे दोनों असल में सोल किंग स्तर के ताकतवर योद्धा थे। ये नजारा देखकर स्मॉल वू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। दो दो सोल किंग, लेकिन मेरे चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दो सोल किंग और वे सड़क पर लूटपाट कर रहे हैं, काफी दिलचस्प है। अगले ही पल मेरे हाथ में एक काला लंबा भाला प्रकट हुआ। दो पीले, दो बैंगनी और एक काला, कुल 5 सोल रिंग्स एक साथ बाहर आ गईं। एक सोल किंग जैसी भयानक और भारी ऊर्जा ने पलक झपकते ही उन दोनों के होश उड़ा दिए। मैंने गॉड स्लेयर स्पीयर को कसकर पकड़ा और अपनी पहली तकनीक का इस्तेमाल किया। हेतु 7 स्पीयर्स, येलो रिवर फ्लोइंग बैकवर्ड्स। मेरा भाला बिजली की एक तेज धार में बदल गया और सीधे उन दोनों सोल किंग की तरफ झपटा। उन दोनों ने घबराकर अपनी सोल पावर से बचाव करना चाहा, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धमाके की आवाज आई और उनका रक्षा कवच चकनाचूर हो गया। दोनों के शरीर जमीन पर जा गिरे। भले ही वे दोनों भी सोल किंग थे, लेकिन हमारी ताकत के अंतर में जमीन आसमान का फर्क था। वे दोनों सोल किंग पूरी तरह सन्न रह गए। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मैं सिर्फ सोल पावर ही नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि उसके साथ साथ इंटरनल एनर्जी, आंतरिक शक्ति और हेतु 7 स्पीयर्स की कला में भी माहिर हो चुका था। ऊपर से गॉड स्लेयर स्पीयर की विनाशकारी ताकत के आगे आम सोल किंग तो मेरे सामने ठहर ही नहीं सकते थे। जब वे दोनों डर से कांप रहे थे, तभी स्मॉल वू, सियाओ वू की आकृति बिजली की तरह कौंधी। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी, दो मामूली सोल किंग होकर इतनी अकड़। स्मॉल वू आगे बढ़ी और अपनी ताकत के दम पर उन दोनों को धूल चटा दी। मुसीबत टलने के बाद वह मेरे पास आई और थोड़ा सहमते हुए बोली, छुचिन, क्या वे मर गए? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिक्र मत करो, उन्होंने खुद अपनी तबाही को दावत दी थी। फिर मैंने उसका हाथ थामा और कहा, चलो अब तुम्हारे लिए गाजरें खरीदने चलते हैं। कुछ देर बाद नॉर्डिंग अकादमी के सनलेक सूरज झील के किनारे स्मॉल वू बैठी थी। वह पानी में पैर छपछपाते हुए खुशी खुशी गाजर खा रही थी। 1 साल से अपने साथ रही स्मॉल वू को देखकर मेरा दिल पूरी तरह सुकून से भरा हुआ था। लेकिन ठीक उसी समय मेरे दिमाग में फिर से सिस्टम का अलर्ट गूंजा। डिंग, गॉडेस सिस्टम ने नया मिशन जारी किया है। 7 ट्रेजर फॉरेस्ट जाएं और निंग रोंगरोंग को उसकी दूसरी सोल रिंग हासिल करने में मदद करें। मिशन का इनाम निंग रोंगरोंग का 100% स्नेह/प्रेम, एक लेवल 2 सोल पावर पिल और एक टाइटल्ड डोलू स्तर का बॉडीगार्ड। इनाम सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। सोल पावर पिल से मेरी ताकत बढ़ेगी और एक टाइटल्ड डोलू जैसा महाशक्तिशाली सेवक मेरी आगे की राह को बेहद आसान बना देगा। पिछली सोल पावर पिल की ऊर्जा मैं पूरी तरह सोख चुका था, जिससे मेरी ट्रेनिंग की रफ्तार सामान्य हो गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नया मौका इतनी जल्दी आ जाएगा। मैंने अपने पास बैठी स्मॉल वू को देखा और मन ही मन फैसला कर लिया, 7 ट्रेजर फॉरेस्ट मुझे जाना ही होगा, न सिर्फ निंग रोंगरोंग की मदद करने के लिए, बल्कि श्रेक अकादमी में दाखिले की बिसात बिछाने के लिए भी। श्रेक अकादमी में जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। वहां मेरी मुलाकात और भी कई खास लोगों से होने वाली थी। निंग रोंगरोंग, जुजुकिंग, ये भावी साथी धीरे धीरे मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले थे। डोलू महाद्वीप की यह कहानी तो बस अभी शुरू हुई है और मेरी अपनी महान गाथा का आगाज होना बाकी है। 7 ट्रेजर फॉरेस्ट में मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो भविष्य बदल कर रख देगा। लेकिन वहां निकलने से पहले मुझे नॉर्डिंग अकादमी को अलविदा कहना होगा। कुछ समय के बाद सन लेक के किनारे मैंने अपने पास बैठी सियाओ वू की तरफ देखा और कहा, स्मॉल वू, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना होगा। मेरे जाने की बात सुनते ही स्मॉल वू तुरंत घबरा गई। कहां जा रहे हो? या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते? उसकी आंखों में तड़प और दूरी का डर देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी ग्रेजुएशन परीक्षा पास में ही है। जब तुम इस परीक्षा को पास कर लोगी तभी तुम एडवांस्ड सोल मास्टर अकादमी में दाखिला ले पाओगी। स्मॉल वू थोड़ी निराश तो हुई, लेकिन उसने मासूमियत से सिर हिला दिया। ठीक है। फिर उसकी यह हालत देखकर मैंने उसके मुलायम लंबे बालों को सहलाया और तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। लेकिन इस पूरे नजारे को दूर से एक जोड़ी आंखें खामोशी से देख रही थीं। थोड़ी देर बाद एक जाना पहचाना साया वहां खड़ा नजर आया। पिछले 4 सालों का वह रिश्ता और भावनाएं इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं थीं। हालांकि तांग सान की कोई बुरी नियत नहीं थी, वरना मैंने उसे बहुत पहले ही वहां से दूर कर दिया होता। जाने से ठीक पहले स्मॉल वू अचानक मेरे करीब आई और उसने मेरे कान में चुपके से एक बात कही। उसकी बात सुनकर मुझे भी थोड़ी शर्म आ गई। 1 घंटे बाद जब हम हॉस्टल के कमरे से बाहर निकले तो मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? स्मॉल वू के चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान तैर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है, इससे बेहतर एहसास और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि मैं जा रहा हूं, वह फिर से थोड़ी चिंतित हो गई। स्मॉल वू को उदास देखकर मैंने उसे एक गाजर थमाई। उसने हैरान होकर पूछा, गाजर? मैंने मुस्कुराकर कहा, इसे कम मत समझो, यह तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है। इसके बाद मैं औपचारिक रूप से 7 ट्रेजर फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ा। इस बार मेरा मकसद सिर्फ सिस्टम का इनाम हासिल करना नहीं था, बल्कि भविष्य की सबसे खास साथी निंग रोंगरोंग से मिलना भी था। इसी बीच
हेवेंडॉ साम्राज्य के सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट के अंदर, जो डोलू महाद्वीप के सबसे अमीर संप्रदायों में से एक था, इमारतें सोने चांदी की तरह चमक रही थीं और उनका वैभव देखते ही बनता था। लेकिन इस वक्त संप्रदाय के एक आलीशान बंगले के अंदर से चीजें टूटने की तेज आवाजें आ रही थीं। कीमती पुरानी कलाकृतियां और कीमती पत्थर बार बार जमीन पर गिरकर टूट रहे थे। कई सेवक लाचार होकर मना कर रहे थे, लेडी रोंगरोंग, जरा रुकिए, अब और सामान मत तोड़िए। बंगले के अंदर मौजूद युवा लड़की ने उनकी एक न सुनी। मुझे तो तोड़ना है, तुम लोग मुझे रोकने वाले होते कौन हो? ठीक उसी समय दो बेहद शक्तिशाली योद्धा वहां पहुंचे। एक ने काले रंग का कवच पहन रखा था और उसका प्रभाव काफी भारी था, जबकि दूसरा सफेद कपड़ों में था, जिसके सफेद बाल और गहरी आंखें थीं। वे दोनों सेवेन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट के दो सबसे शक्तिशाली रक्षक, यानी बोन डोलुओ गुरोंग और सोर डोलुओ चेनचिन थे। जमीन पर बिखरे टूटे टुकड़ों को देखकर गौडोलू ने लाचार होकर पूछा, क्या हुआ? फिर किसने रोंगरोंग को गुस्सा दिला दिया? सेवक ने घबराते हुए जवाब दिया, लेडी रोंगरोंग खुद बाहर जाकर अपनी दूसरी सोल रिंग हासिल करना चाहती हैं। चैन डोलू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मैंने तुम लोगों से उनके लिए सोल बीस्ट तैयार रखने को नहीं कहा था? सेवक ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, लेडी रोंगरोंग का कहना है कि वे सोल बीस्ट बहुत बदसूरत हैं, उन्हें वे नहीं चाहिए। यह सुनकर दोनों टाइटल डोलू काफी बेबस नजर आने लगे। चैन डोलू कमरे के दरवाजे के पास गए और समझाते हुए बोले, रोंगरोंग, अब गुस्सा थूक भी दो। अगर वे सोल बीस्ट सुंदर नहीं थे तो दादाजी तुम्हारे लिए सबसे प्यारे और सुंदर सोल बीस्ट ढूंढ कर लाएंगे। लेकिन कमरे के अंदर से लड़की ने साफ मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी सोल रिंग खुद ढूंढकर हासिल करूंगी। गौ डोलू ने उलझन में पड़कर कहा, क्या रोंगरोंग को किसी बात का सदमा लगा है? तभी एक शांत और शालीन आवाज गूंजी, उसे कोई सदमा नहीं लगा है, बल्कि अब उसके बड़े होने का वक्त आ गया है। सबने मुड़कर देखा तो सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर निंग फेंगजिशी धीरे धीरे चलते हुए चले आ रहे थे। चैन डोलू मुस्कुराए, फेंगजिशी, जरूर तुमने ही उससे कुछ कहा होगा। निंग फेंगजिशी ने एक गहरी सांस ली। मैंने बस उससे इतना ही कहा कि वह हमेशा संप्रदाय की छत्र छाया में नहीं रह सकती। अगर वह ऐसी ही बनी रही तो भविष्य में अकेले इस बेरहम दुनिया का सामना कैसे करेगी? इस बात ने माहौल को एक पल के लिए खामोश कर दिया। गौ डोलू से रहा नहीं गया और बोले, रोंगरोंग अभी बहुत छोटी है, तुम्हें उसे इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी? लेकिन निंग फेंगजिशी ने संजीदगी से जवाब दिया, उसे देर सबेर हमारे इस सुरक्षित खजाने से बाहर निकलना ही पड़ेगा। चैन डोलू ने सोच विचार करते हुए कहा, तो क्यों ना उसके लिए कोई ऐसा इंसान ढूंढ लिया जाए जो उसका ख्याल रख सके। निंग फेंगजिशी ने बेबसी से कहा, मैंने कोशिश नहीं की क्या? लेकिन जितने भी अमीर और प्रतिभाशाली नौजवान आए उसने उन सबको भगा दिया। ठीक उसी समय बंगले का मुख्य दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकली। उसने हल्के हरे और सफेद रंग की एक सुंदर फ्रॉक स्कर्ट पहन रखी थी। चेहरा मासूम और बेहद प्यारा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा गुरूर और जिद झलक रही थी। वह कोई और नहीं, सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट की राजकुमारी निंग रोंगरोंग थी। उसने सबकी तरफ देखा और एटीट्यूड में बोली, मुझे किसी मनचाहे राजकुमार की जरूरत नहीं है, मैं अपने दम पर भी जी सकती हूँ। निंग फेंगजिशी ने अपनी बेटी की ओर देखा और संजीदा होकर बोले, तुम हमेशा सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट के ऐशो आराम में रही हो, तुम्हें बाहर की दुनिया के खतरों का कोई अंदाजा नहीं है। अगर तुम हमेशा हम पर निर्भर रहोगी तो एक न एक दिन यह दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। निंग रोंगरोंग ने यह सुना और मन ही मन पक्का इरादा कर लिया, मैं आप सबको अपनी काबिलियत साबित करके दिखाऊंगी। उसने अपनी दूसरी सोल रिंग खुद हासिल करने के लिए अकेले ही यात्रा पर निकलने का फैसला कर लिया। 3 दिनों के बाद सेवन ट्रेजर फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में एक जाना पहचाना साया नजर आया, जो कि कोई और नहीं बल्कि मैं, छू चिन्ह था। मैंने अपने हाथ में नक्शा पकड़ा और सामने फैले विशाल जंगल को देखकर कहा, नक्शे के मुताबिक यही सेवन ट्रेजर फॉरेस्ट होना चाहिए। 1 साल का समय बीत चुका था और मैं डोलू महाद्वीप के नियमों में अच्छी तरह ढल चुका था। खतरनाक मिशनों का सामना करते हुए अब मुझे अपनी भविष्य की बेहद खास साथी से भी मिलना था। डोलू महाद्वीप की मेरी यह यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। मैं जल्द से जल्द निंग रोंगरोंग को ढूंढकर उसे अपने साथ सियाओवू से मिलाने ले जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने सेवन ट्रेजर फॉरेस्ट में कदम रखा, मुझे एहसास हुआ कि यह जगह पल पल खतरों से भरी हुई है। निंग रोंगरोंग के जिद्दी स्वभाव को देखते हुए यह पूरी संभावना थी कि वह अकेले ही सोल बीस्ट का शिकार करने यहां पहुंची होगी। ये सोचते ही मैंने बिना देर की अपनी मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया और तेजी से जंगल की गहराइयों की ओर बढ़ गया। भले ही सेवन ट्रेजर फॉरेस्ट आकार में सनसेट फॉरेस्ट जितना बड़ा नहीं था, फिर भी यहाँ काफी संख्या में खूंखार सोल बीस्ट्स मौजूद थे। हालांकि जैसे ही मैंने अपनी ताकतवर ऑरा को बाहर छोड़ा, आसपास के सभी सोल बीस्ट्स घबराकर पीछे हटने लगे। काफी देर तलाश करने के बाद भी मुझे निंग रोंगरोंग का कोई अता पता नहीं मिला। तभी अचानक मुझे एक 100 साल पुराना विंड डेमन वॉल्फ दिखाई दिया, जो एक लड़की का पीछा कर रहा था। वह लड़की जान बचाने के लिए बदहवास भाग रही थी और डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन चौंकने वाली बात यह थी कि झाड़ियों के पीछे छिपे 3 लोग चुपचाप इस पूरे नजारे को देख रहे थे। मैंने गौर से देखा तो पाया कि वे तीनों कोई और नहीं बल्कि बोन डोलुओ, स्वॉर्ड डोलुओ और निंग फेंगजिशी थे। और सामने हरे रंग की फ्रॉक पहने भाग रही लड़की वही थी जिसे मैं ढूंढ रहा था, निंग रोंगरोंग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी इस तरह की मुसीबत में फंस जाएगी। जैसे ही मैं उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने वाला था, अचानक एक और लड़का बीच में आ कूदा। उस लड़के ने लाल रंग का कवच पहन रखा था। उसके पैरों के नीचे 2 पीले और 1 बैंगनी, कुल 3 सोल रिंग्स एक साथ चमक उठे। उसने एक जोरदार मुक्का हवा में मारा और उसकी दहकती हुई आग की लपटों ने उस विंड डेमन वॉल्फ को पीछे धकेल दिया। यह देखकर पहली नजर में मुझे लगा कि वह निंग रोंगरोंग का कोई दोस्त होगा, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से निकले शब्दों ने मुझे यह समझा दिया कि मामला इतना सीधा नहीं है। रोंगरोंग,
तुम ठीक तो हो ना? उस लड़के ने निंग रोंगरोंग की तरफ देखकर पूछा। निंग रोंगरोंग ने घबराकर और उलझन में पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लड़के ने जवाब दिया कि उसका नाम हुओ वुडी है। वह फायर एलिमेंट अकादमी का शिष्य है और उसे खुद निंग फेंगजिशी ने यहाँ भेजा है। ये सुनते ही मुझे पूरी बात समझ में आ गई। ये लड़का असल में निंग रोंगरोंग का ब्लाइंड डेट पार्टनर बनकर आया था। अंधेरे में छिपे गौ डोलू और चैन डोलू के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। दरअसल निंग फेंगजिशी ने यह सब पहले से ही प्लान कर रखा था। वह हुओ वुडी की प्रतिभा और उसके परिवार के बैकग्राउंड से काफी प्रभावित थे और चाहते थे कि दोनों एक दूसरे से मिले। लेकिन उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि यह लड़का ऊपर से कितना भी होनहार दिखे, उसके अंदर एक घिनौना और काला रूप छुपा हुआ था। जब उसने जबरदस्ती अपना हाथ निंग रोंगरोंग के चेहरे की तरफ बढ़ाया और उसे खुद को अपनाने के लिए मजबूर करने लगा, तो यह देखकर मेरा खून खौल उठा। मुझे छोड़ो, निंग रोंगरोंग ने गुस्से में उसका विरोध किया, लेकिन हुओ वुडी पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। अंधेरे में छिपे निंग फेंगजिशी ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को उन्होंने चुना था वह इतना बदतमीज निकलेगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या आगे बढ़ता, एक काली रोशनी जंगल को चीरती हुई निकली। अगले ही पल एक काला लंबा भाला हवा में प्रकट हुआ और उसने सीधे हुआ वुडी को पीछे धकेल दिया। हर कोई सन्न रह गया। तभी जंगल की झाड़ियों के बीच से एक आकृति बाहर आई। वह कोई और नहीं बल्कि मैं था। निंग रोंगरोंग के साथ यह ज्यादती देखकर मैं अपना सब्र खो चुका था। हुआ वुडी ने अपना जख्म पकड़ा और गुस्से में छूचिन की तरफ झपटा। उसने अपना मार्शल सूल चालू करके हमला किया, लेकिन वह मेरा बाल भी बांका न कर सका। उसकी दहकती हुई फायर लॉयन की तकनीक से मैंने बड़ी आसानी से खुद को बचाया और फिर पलटवार करते हुए अपने भाले से हुओ वुडी की दूसरी बाहें को भी आर पार छेद दिया। हुओ वुडी ने डर के मारे रोते बिलखते हुए अपनी पहचान और परिवार का रौब दिखाना शुरू कर दिया ताकि मैं सहम जाऊं, लेकिन मैं बस बेपरवाही से मुस्कुराया। सच्ची और बेमिसाल ताकत के सामने इस पहचान और हैसियत की कोई औकात नहीं होती। अपनी आंखों के सामने यह सब होता देख गौ डोलू और बाकी दोनों हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना कम उम्र का लड़का एक सोल मास्टर स्तर के योद्धा को इतनी आसानी से धूल चटा सकता है। निंग फेंगजिशी के मन में भी उलझन बढ़ गई कि अचानक सामने आया यह अनजान लड़का आखिर किस घराने से है। मुसीबत को खत्म करने के बाद मैं निंग रोंगरोंग के पास गया और प्यार से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? निंग रोंगरोंग ने जमीन पर गिरे पड़े हुए वुडी को देखा और डरते डरते पूछा, क्या क्या वह सच में मर गया? मैंने सिर हिलाया। बेफिक्र रहो, अब वह तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। निंग रोंगरोंग ने मेरी तरफ देखा और आखिरकार उसका डर थोड़ा कम हुआ। उसने उलझन में पूछा, क्या तुम सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट के आदमी हो? मैंने ना में सिर हिलाया और उससे पूछा, तुम अकेले इस सोल बीस्ट फॉरेस्ट खूंखार जंगल में क्यों आई हो और फिर लड़का तुम पर हमला क्यों कर रहा था? यह सुनकर निंग रोंगरोंग खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी जान बचाने वाले इस अनजान इंसान को अपनी असली पहचान बतानी चाहिए या नहीं। भले ही निंग रोंगरोंग अपनी पहचान छुपाना चाहती थी, लेकिन मैं तो उसकी सच्चाई पहले से ही जानता था। उसके दिल से झिझक और शक को पूरी तरह खत्म करने के लिए मैं जानबूझकर मुस्कुराया और हंसते हुए कहा, चूंकि कुमारी इतनी पराई जैसी बातें कर रही हैं, तो मेरा नाम छूचिन है, फिर मिलेंगे। इतना कहकर मैं मुड़कर जाने लगा। मैं जानता था कि वह मुझे जरूर रोकेगी, और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, अभी मैं कुछ ही कदम चला था कि पीछे से निंग रोंगरोंग की आवाज आई, रुको चूचिन। उसने आखिरकार अपना नाम बता ही दिया। इसके बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, चूचिन, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चल सकते हो? मैंने जानबूझकर उलझन जताते हुए पूछा, तुम्हारे घरवाले और दोस्त कहाँ हैं? निंग रोंगरोंग ने सिर झुकाकर कहा, मैं घर से चुपके से भागकर आई हूं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसे बताया कि मैं खुद भी सेवन ट्रेजर फॉरेस्ट में अपनी ट्रेनिंग और सोल बीस्ट से लड़कर अपनी ताकत बढ़ाने आया हूं। यह सुनकर निंग रोंगरोंग की आंखों में उत्सुकता भर आई और वह मेरी उम्र व ताकत के बारे में पूछने लगी। मैं 18 साल का हूं। जैसे ही मैंने ये कहा, अचानक आसपास की हवा बदल गई। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मुझे एहसास हुआ कि एक 1000 साल पुराना सोल बीस्ट तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। निंग रोंगरोंग तुरंत घबरा गई और अनजाने में ही मेरे पीछे छिप गई। मैंने दूर जंगल में देखा तो पाया कि वह खून की गंध से खींचा चला आ रहा एक बेहद भयानक जीव था। झाड़ियों के बीच से काली नुकीली सुइयों कांटों से ढका एक विशाल अजगर धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी लंबाई कई मीटर थी, आंखें ठंडक से चमक रही थीं और उसे एक भारी और दम घोटने वाला दबाव निकल रहा था। मैंने एक ही नजर में पहचान लिया, यह ब्लैक थॉर्न फैंटम पाइथन था। यह भयानक नजारा देखकर निंग ने डर के मारे मेरे कपड़ों का कोना कसकर पकड़ लिया। डरो मत, मैंने निंग रोंगरोंग को पीछे हटने को कहा और फिर अपनी पूरी ताकत बाहर छोड़ दी। 2 पीले, 2 बैंगनी और 1 काला, कुल 5 सोल रिंग्स एक साथ प्रकट हो गए। ये देखकर निंग रोंगरोंग पूरी तरह भौचक्की रह गई। सोल किंग! वहीं अंधेरे में छिपे निंग फेंगजिशी, गौडोलू और चैन डोलू के चेहरे पर भी एक साथ गहरी हैरानी के भाव आ गए। उस ब्लैक थॉर्न फैंटम पाइथन के सामने मेरे दिल में जरा सा भी डर नहीं था। मेरे हाथ में हंटिंग गॉड स्पीयर प्रकट हुआ और मैंने अपनी पहली सोल स्किल को तुरंत एक्टिवेट कर दिया। स्पीयर इमर्जिंग लाइक ए ड्रैगन। मेरा भाला बिजली की लकीर बनकर सीधे उस सोल बीस्ट की तरफ बढ़ा। ब्लैक थॉर्न फैंटम पाइथन को अपनी मौत का एहसास हुआ और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महज कुछ सांसों के भीतर मेरे भाले ने उस अजगर के नाजुक हिस्से को आर पार छेद दिया। एक दर्दनाक चीख के साथ वह शक्तिशाली 1000 साल पुराना सोल बीस्ट जमीन पर ढेर हो गया और उसके शरीर से एक बैंगनी रंग की सोल रिंग धीरे धीरे ऊपर तैरने लगी। यह नजवारा देखकर निंग रोंगरोंग के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। छूचिन, क्या तुम सच में सिर्फ 18 साल के हो? निंग रोंगरोंग को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, अविश्वास से पूछा। उसने मुझसे कहा कि उसने 18 साल की उम्र में कोई सोल किंग कभी नहीं देखा था, लेकिन मैं बस हंस दिया।
हो सकता है तुम्हारे पिता की जानकारी और तजुर्बा थोड़ा कम हो। ये बात सुनकर वह गुस्से में अपनी पहचान बताने ही वाली थी, लेकिन आखिरकार उसने इसे छुपाना ही ठीक समझा। निंग रोंगरोंग को घबराया हुआ देखकर मैंने बात को आगे नहीं बढ़ाया और पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? अभी अभी हुए हमले से निपटी निंग रोंगरोंग पेट में चूहे कूदने की वजह से पहले से ही भूखी थी। जब मैंने उसे कुछ खाने चलने को कहा तो उसने जमीन पर पड़े उस ब्लैक थॉर्न फैंटम पाइथन को देखकर झटपट मना कर दिया। मुझे सांप नहीं खाना, मैंने मुस्कुराकर कहा। सांप नहीं खाते, कुछ और ढूंढते हैं। निंग रोंगरोंग ने सोचकर कहा, खरगोश। मैंने तुरंत मना कर दिया, कुछ और चुनो। चूंकि चू चिन की प्रेमिका स्मॉल वू खुद एक खरगोश सोल बीस्ट थी, आखिरकार उसने बीफ गाय बैल का मांस चुना। इसलिए मैं सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट की इस छोटी राजकुमारी को लेकर जंगल की गहराइयों की तरफ चल पड़ा। हमारे जाने के बाद निंग फेंगजिशी, गौ डोलू और चैन डोलू झाड़ियों के पीछे से बाहर आए। तीनों काफी देर तक मेरे जाने की दिशा में देखते रहे और सदमे से उबर नहीं पाए। 18 साल की उम्र में सोल किंग, ऐसी प्रतिभा उनकी समझ से परे थी। गौ डोलू से रहा नहीं गया और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, 18 साल का सोल किंग, पूरे डोलू महाद्वीप के इतिहास में ऐसा कभी कभार ही देखने को मिलता है। निंग फेंगजिशी ने अपनी खुद की ट्रेनिंग की रफ्तार को याद किया और उन्हें भी मानना पड़ा कि चू चिन की काबिलियत बेहद खौफनाक थी। निंग फेंगजिशी ने दोनों टाइटल्ड डोलू की तरफ देखा और संजीदगी से बोले, क्या आप दोनों ने गौर किया? चू चिन शुरू से ही रोंगरोंग की सुरक्षा कर रहा था। चैन डोलू और गौ डोलू तुरंत उसकी मंशा समझ गए। यह नौजवान आगे चलकर सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट का सबसे बड़ा सहारा स्लैश भाग्य बन सकता है। आखिरकार निंग फेंगजिशी ने पक्का फैसला कर लिया, 18 साल का सोल किंग, ऐसे काबिल इंसान को हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता। ये दामाद तो मुझे हर हाल में चाहिए। चैन डोलू ने भी सहमति में सिर हिलाया। उस वक्त उनमें से किसी को अंदाजा नहीं था कि चू चिन का आना सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट की पूरी तकदीर बदलकर रख देगा। हुओवुडी ने निंग रोंगरोंग से बदतमीजी की थी, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। निंग फेंगजिशी ने सीधे हुक्म दिया कि उसकी लाश को फायर ड्रैगन बैटल एक सेक्ट के पास वापस भेज दिया जाए। दूसरी तरफ मैं निंग रोंगरोंग को लेकर सेवन ट्रेजर फॉरेस्ट के अंदर तक पहुंच चुका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी दूसरी सोल रिंग हासिल करने में मदद करने के बाद मुझे 99वें स्तर का एक लिमिट डोलुओ बॉडीगार्ड मिलने वाला था। सेवन ट्रेजर फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हुए मैंने अपने भाले के एक ही वार से 100 साल पुराने टाइटन डेमन बुल का काम तमाम कर दिया और फिर मांस भूनना शुरू कर दिया। सामने पकती हुई लजीज डिश को देखकर निंग रोंगरोंग से रहा नहीं गया और उसने मुझसे पूछा, चू चिन, तुम्हें इन सोल बीस्ट्स के बारे में सब कुछ कैसे पता है? मैंने बस एक बेपरवाह मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर थोड़ा बहुत ज्ञान ना हो तो भला बाहर की दुनिया में कैसे कदम रखा जा सकता है? यह सुनकर मेरी तरफ उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। खाना खाते समय निंग रोंगरोंग आखिरकार पूछ ही बैठी, चू चिन, तुम आखिर कहां से आए हो? मैंने उसे बताया कि मैं बहुत दूर एक अनजान जगह से आया हूं, मानो समंदर पार करके यहां पहुंचा हूं। तब जाकर निंग रोंगरोंग को समझ आया, तो यही वजह है कि पूरे डोलू महाद्वीप पर तुम्हारा नाम पहले कभी सुनने को नहीं मिला। खाना खत्म करने के बाद मैंने आखिरकार उससे उसके सेवन ट्रेजर फॉरेस्ट आने के असली मकसद के बारे में पूछा। यह सुनते ही निंग रोंगरोंग को अपना असली काम याद आया। चू चिन, क्या तुम मेरी दूसरी सोल रिंग हासिल करने में मेरी मदद कर सकते हो? मैं तुमसे मुफ्त में मदद नहीं लूंगी। घर पहुंचने के बाद मैं तुम्हें ढेर सारे गोल्ड सोल कॉइन्स दूंगी और तुम्हारी कोई एक विश भी पूरी करूंगी। मैंने उसकी बात सुनकर तुरंत हाँ कर दी। निंग रोंगरोंग ने मुझे बताया कि उसका परिवार बेहद अमीर है, पूरे महाद्वीप में शायद ही कोई उनकी बराबरी कर सके। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम जरूर सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट से ताल्लुक रखती हो, है ना? वह हैरान रह गई। मैंने समझाया, यह सेवन ट्रेजर फॉरेस्ट है। तुमने कहा कि सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट तुम्हारा घर है और तुम्हारे संप्रदाय के प्रमुख सेक्ट मास्टर का सरनेम भी निंग है। इतने साफ सुरागों के बाद भला मैं अंदाजा कैसे न लगाता? मैंने उससे पूछा, जब सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट में दो टाइटल डोलुओ मौजूद हैं तो तुमने उनसे मदद क्यों नहीं ली? निंग रोंगरोंग ने सिर झुकाकर कहा, मैं घर से छुपकर भाग आई हूं। वे लोग मेरी शादी किसी और से कराना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं किसी काम की नहीं हूं। इसीलिए मैं गुस्से में और जिद में आकर अकेले ही अपनी सोल रिंग ढूंढने निकल पड़ी। पूरी बात सुनकर मैंने लाचार होकर सिर हिलाया। निंग रोंगरोंग ने शर्माते हुए कहा, पहले संप्रदाय में तो सोल बीस्ट्स को पकड़कर रखा जाता था, जिन्हें मैं आसानी से हरा देती थी। मुझे नहीं पता था कि असली जंगल के जंगली सोल बीस्ट्स इतने खतरनाक होते हैं। मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारा सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टावर दुनिया का सबसे बेहतरीन सपोर्ट टाइप मार्शल सोल है, लेकिन इसमें हमला करने की काबिलियत नहीं होती। आइंदा कभी अपने घर वालों से इस तरह जिद मत करना। निंग रोंगरोंग ने सिर हिलाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज मैं दो बार मुसीबत में फंसने वाली थी। शुक्र है कि तुमने मेरी जान बचा ली। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम मेरी मदद जरूर करोगे ना? मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो, उन गोल्ड सोल कॉइन्स के खातिर मैं तुम्हारी एक बार मदद कर देता हूं। हालांकि असल में यह तो पहले से ही मेरा मकसद था। मैंने निंग रोंगरोंग से पूछा कि उसकी सोल रिंग के लिए उसकी क्या पसंद या शर्तें हैं। उसने बड़ी मासूमियत और संजीदगी से कहा, वह सोल बीस्ट देखने में बहुत प्यारा और सुंदर होना चाहिए। मैंने लाचार होकर सिर हिलाया। सोल रिंग्स की ताकत उनके बाहरी रंग रूप से तय नहीं होती, लेकिन मांग भी काफी साफ थी। मेंटल टाइप सोल बीस्ट को प्राथमिकता देनी थी, इसलिए मैं उसे लेकर सेवन ट्रेजर फॉरेस्ट में सही शिकार की तलाश करने लगा। रास्ते में निंग रोंगरोंग हर सोल बीस्ट को देखते ही पूछ बैठती, वह स्पिरिट डिमोन रैबिट कैसी है? दिखने में बहुत प्यारी है। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। फिर उसने एक दूसरे सोल बीस्ट की तरफ इशारा किया, तो यह वाला कैसा रहेगा? मैंने इस बार भी सिर हिलाया। बहुत बदसूरत है, तुम्हारे लायक नहीं है।
कुछ दिनों तक लगातार ढूंढने के बाद हमने लगभग पूरा सेवन ट्रेजर फॉरेस्ट छान मारा और आखिरकार सही शिकार तक पहुंच गए। अंत में हमें 700 साल पुराना एक एंजल स्प्लिट हॉर्स मिला। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह सफेद था और उसके पास पंख भी थे। वह न केवल दिखने में बेहद खूबसूरत था, बल्कि एक टॉप क्लास मेंटल टाइप सोल बीस्ट भी था। ये सोल रिंग निंग रोंग रोंग के लिए पूरी तरह से मुफीद थी। मैं सोच रहा था कि जैसे ही वह इस सोल रिंग को सफलतापूर्वक सोख लेगी, मैं अपने मकसद के और करीब पहुंच जाऊंगा। ठीक उसी समय दिमाग में अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज उठा। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने निंग रोंग रोंग का 100% स्नेह, एक लेवल 2 सोल पावर कोर और एक टाइटल डोलुओ बॉडीगार्ड प्राप्त कर लिया है। इस इनाम को सुनते ही मैं खुशी से झूम उठा। अगले ही पल सिस्टम का डिस्क्रिप्शन सामने आया। स्प्लिट फॉक्स डोलू, सुदाजी, 99वें स्तर की पावर अटैक टाइप, टाइटल्ड डोलू, मार्शल सोल, 9 टेल्ड डिमोन फॉक्स, एक 99वें स्तर का पीक डोलू। आखिरकार मेरा सेवक स्लैश बॉडीगार्ड बन चुका था। सिस्टम की उल्टी गिनती खत्म होते ही सुदाजी का निर्माण पूरा हो गया और वह मेरे समन करने की क्षमता में शामिल हो गई। इस पल से मेरे साथ एक और शीर्ष स्तर का महायोद्धा जुड़ चुका था और डोलू महाद्वीप का पूरा समीकरण मेरी मौजूदगी की वजह से हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैसे ही सिस्टम की उल्टी गिनती 0 हुई, 99वें स्तर के पीक डोलू का एक खौफनाक और भारी दबाव चारों तरफ छा गया। टाइटल्स: डोलू सुदाजी अब होस्ट के समन अधिकार में शामिल हो चुकी हैं। सिस्टम की यह चेतावनी सुनते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। एक 99वें स्तर का पीक डोलू आखिरकार मेरा सेवक बन चुका था। अगले ही पल मैंने अपने ध्यान कक्ष में प्रवेश किया, जहां एक बेहद खूबसूरत और नशीली आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि सुदाजी ही थी और उसकी ताकत पूरे डोलू महाद्वीप को हिलाकर रख देने के लिए काफी थी। सामने खड़ी सुदाजी को देखकर मैं खुद को पूछने से न रोक सका, क्या तुम ही सुदाजी हो? उसने बड़े ही अदब से झुककर प्रणाम किया। जी मेरे मालिक। मैंने आगे पूछा, क्या तुम एक असली और जीवित इंसान हो या सिर्फ एक समन हो? सुदाजी ने जवाब दिया, जब तक मालिक चाहेंगे मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रह सकती हूँ। एक पीक डोलू साथ होने से अब मेरी हिम्मत और सीना चौड़ा हो चुका था। ठीक उसी समय निंग रोंग रोंग खुशी से दौड़ती हुई चूचिन के गले लग गई और चहकते हुए बोली, चूचिन चूचिन, मैं कामयाब हो गई, मुझे मेरी दूसरी सोल रिंग मिल गई है, अब मैं एक असली सोल मास्टर बन चुकी हूँ। उत्साह से भरी निंग रोंग रोंग को देखकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। इस पल निंग रोंग रोंग के दिल में एक अजीब सी हलचल और धड़कन तेज होने लगी। उसे एहसास हुआ कि इस सामने खड़े इंसान के लिए उसके दिल में एक खास और अलग एहसास जन्म ले चुका है। निंग रोंग रोंग की धड़कनें छूचिन को देखते ही तेजी से भागने लगीं। अभी दोनों एक दूसरे में खोए हुए किस कर ही रहे थे कि अचानक किसी के गला खंगारने, खांसने की आवाज से सन्नाटा छा गया। मुड़कर देखा तो निंग फिंगजी, चैन डोलू और गौडोलू तीनों ठीक सामने खड़े थे। निंग रोंग रोंग ये नजारा देखकर सन्न रह गई। पापा, चेन दादाजी, कु दादाजी, आप लोग यहाँ कैसे आए? अभी अभी हुए इस नजारे ने माहौल को अचानक बहुत ही अजीब और शर्मिंदगी भरा बना दिया था। निंग फेंकजशी ने छूचिन की तरफ देखा और ठंडे लहजे में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बिल्कुल शांत और बेपरवाह आवाज में जवाब दिया, चूचिन। अगर यह बात पहले की होती तो सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर के सामने शायद मेरे मन में कोई झिझक या डर होता, लेकिन अब बात अलग थी। मेरे पास पीक डोलू सुदाजी जैसी महाशक्ति और कई ताकतवर ट्रम्प कार्ड मौजूद थे। निंग फेंगजिशी की पैनी और परखने वाली नजर के बावजूद मैं पूरी तरह शांत खड़ा रहा। चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी। ये देखकर चैन डोलू ने मुस्कुराते हुए बात संभाली, ठीक है फेंगजिशी, युवा दोस्त चू चिन से इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने खुद आगे बढ़कर अपना परिचय दिया, मैं सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट का एल्डर चेन शिन हूं। मैंने धीरे से सिर हिलाया। असल में निंग फेंगजिशी पहले ही मुझे स्वीकार कर चुके थे, क्योंकि रोंगरोंग और मेरे बीच का रिश्ता आम दोस्तों से बहुत आगे निकल चुका था। निंग रोंगरोंग ने हैरान होकर पूछा, पापा क्या आप लोग शुरू से ही मेरा पीछा कर रहे थे? गौ डोलू ने जवाब दिया, हम तुम्हें अकेले जंगल में जाने देकर बेफिक्र कैसे रह सकते थे? निंग रोंगरोंग तुरंत गुस्से में आ गई, तो फिर जब वह विंड डेमन वॉल्फ मेरे पीछे पड़ा था तब आप सब देख रहे थे? फिर उसे हुआ वुडी वाली बात याद आ गई, तो वह और भी दुखी होकर बोली, अगर चू चिन सही वक्त पर ना आते तो मेरे साथ कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती। गुस्से में लाल पीली हो रही निंग रोंगरोंग को देखकर मैंने बात संभालते हुए कहा, असल में तुम्हारे पापा और दादाजी तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं, वे बस तुम्हें मुश्किलों का सामना करके मजबूत बनाना चाहते थे। मेरी बात सुनकर निंग रोंगरोंग का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ। चैन डोलू ने भी प्यार से कहा, हम तुम्हें सच में चोट कैसे लगने दे सकते थे भला? इस तरह बाप बेटी के बीच की गलतफहमी आखिरकार खत्म हो गई। चैन डोलू ने मेरी तरफ देखा और कहा, युवा दोस्त चूचिन, रोंगरोंग की दो बार जान बचाने और उसे उसकी दूसरी सोल रिंग दिलवाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। निंग फेंगजिशी ने भी सहमति में सिर हिलाया और अपने सोल स्टोरेज टूल से एक चमचमाता कार्ड निकाला। इस कार्ड में 1 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स हैं। मैंने शुरू में इसे लेने से मना करना चाहा, लेकिन निंग रोंगरोंग ने तुरंत कहा, यह वही इनाम है जो मैंने तुमसे वादा किया था, इसे रख लो। रुपयों का कार्ड स्वीकार करने के बाद निंग फेंगजिशी ने मुस्कुराकर फिर पूछा, छूचिन, तुम्हारी एक विश अभी बाकी है, तुम मुझे बता सकते हो? मैं अभी सोच ही रहा था कि मुझे क्या मांगना चाहिए, तभी अचानक निंग फेंगजिशी ने कहा, चूंकि तुमने रोंगरोंग की जान बचाई है तो क्यों ना रोंगरोंग तुमसे शादी कर ले। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। निंग रोंगरोंग के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी की चमक कौंधी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, पापा आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? मुझे और चूचिन को मिले हुए अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। निंग फेंगजिशी ने संजीदगी से कहा, तुम्हारे पापा ने कब मजाक किया है? अभी कुछ देर पहले तो तुम लगभग चूचिन की बाहों में ही समाई हुई थी। निंग रोंगरोंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने मुड़कर मेरी आंखों में देखा और पूछा, छूचिन, क्या तुम मुझे अपनाओगे?
सामने खड़ी प्यारी सी लड़की को देखते हुए मैंने पूरी सच्चाई से जवाब दिया, मुझे रोंग रोंग पसंद है। मेरा यह जवाब सुनते ही निंग फेंगजिशी, चैन डोलू और गौ डोलू तीनों के चेहरों पर एक गहरी मुस्कान खिल उठी और निंगरोंगरोंग तो सीधे मेरा हाथ थाम लिया और खुशी से उछलकर पूछा, छूचिन, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन इसके साथ ही मैंने अपनी एक शर्त भी सामने रख दी। अंकल निंग, मैं सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट में रुक नहीं सकता। मैं रोंगरोंग को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। जब उन्होंने सुना कि मैं रोंगरोंग को अपने साथ ले जाना चाहता हूं तो निंग फेंगजिशी, चैन डोलू और गौ डोलू थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्हें चिंता थी कि भले ही मेरी प्रतिभा कितनी भी शानदार क्यों ना हो, लेकिन अभी मेरी उम्र छोटी है और मैं पूरी तरह शक्तिशाली नहीं बना हूं। अगले ही पल मैंने हवा में एक हल्की सी चुटकी बजाई। एक बेहद खूबसूरत और दिव्य आकृति शून्य से प्रकट हुई। यह सुदाजी है, मेरी मातहत। उस पल वहां मौजूद हर एक इंसान सन्न रह गया। चैन डोलू ने हैरान होकर पूछा, क्या मैं आपकी ताकत और स्तर जान सकता हूं? सुदाजी ने मेरी इजाजत मिलने के बाद अपनी असली ऊर्जा बाहर छोड़ी। 9 सोल रिंग्स एक एक करके हवा में ऊपर उठने लगीं। पीली पीली, बैंगनी बैंगनी, काली और फिर 4 लाल रंग की 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग्स। क्या इन 4 लाल सोल रिंग्स के खौफनाक दबाव से पूरा जंगल थर थर कांपने लगा। चैन डोलू के मुंह से चीख निकल गई। 99वें स्तर की पीक डोलू। सुदाजी की यह शक्ति देखकर निंग फेंकजिशी का सारा डर और चिंता पल भर में गायब हो गई। वह समझ गए कि एक पीक डोलू जिस इंसान को अपना मालिक कह रही है, उस नौजवान की पृष्ठभूमि और पहचान कोई साधारण बात नहीं हो सकती। अगर ऐसा इंसान सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट का दामाद बनता है तो भविष्य में उनके संप्रदाय को तरक्की के सबसे बड़े मौके मिलेंगे। निंग फेंगजिशी का दिल इस शादी के लिए और भी ज्यादा पक्का हो गया। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, छूचिन, अगर तुम डोलू महाद्वीप के नहीं हो तो आखिर कहां से आए हो? मैंने शांत लहजे में जवाब दिया, डोलू महाद्वीप के दूर समंदर पार इलाके से, लेकिन मेरे पिता का सख्त हुक्म है कि मैं उस जगह का नाम किसी को न बताऊं। निंग फेंगजिशी ने समझदारी से सिर हिलाया। समझ गया, अगर कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारे पिताजी से जरूर मिलना चाहूंगा। मेरी इस रहस्यमयी पहचान ने उनकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया था। निंग रोंगरोंग ने खुशी से उछलते हुए पूछा, पापा, तो क्या अब मैं छूचिन के साथ बाहर घूमने जा सकती हूँ? निंग फेंगजिशी का दिल बेटी को दूर भेजने से थोड़ा दुखी तो हुआ, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। रोंगरोंग, बाहर की दुनिया में हमेशा छूचिन की बात मानना, संप्रदाय की तरह वहां अपनी जिद और मनमानी मत चलाना। निंग रोंगरोंग ने चहकते हुए कहा, जी पापा, समझ गई। वह आखिरकार अपने पसंदीदा इंसान के साथ दुनिया की सैर पर निकलने के लिए दाजाद थी। हमारे निकलने से ठीक पहले चैन डोलू ने प्यार से ताकीद की, रोंगरोंग, अब तो तुम्हारे साथ छूचिन है, तो अपने इस दादाजी को भूल मत जाना। निंग रोंगरोंग ने दिल से जवाब दिया, मैं आप लोगों से मिलने जरूर वापस आऊंगी। निंग फेंगजिशी ने मुझसे भी कहा, अगर रोंगरोंग कोई शैतानी करे तो तुम उसे बेझिझक डांट डपट सकते हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, लड़कियां तो प्यार और देखभाल के लिए होती हैं, भला मेरा दिल रोंगरोंग को डांटने या सजा देने का कैसे करेगा? सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट से विदा लेने के बाद मैं निंग रोंगरोंग का हाथ थामकर और सुदाजी के साथ सेवन ट्रेजर फॉरेस्ट से बाहर निकल आया। फिर हमने एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ली और नॉर्डिंग सिटी की ओर वापस चल पड़े। एक दिन और एक रात के लंबे सफर के दौरान मेरे दिल में थोड़ी घबराहट और उलझन बनी रही। भले ही मैंने निंग रोंगरोंग का दिल जीत लिया था, लेकिन जब मैं सियाओवू से मिलने के बारे में सोचता तो यही सवाल मन में आता, मैं उसे इस सब के बारे में कैसे बताऊंगा? मुझे लगा था कि निंग रोंगरोंग को साथ लेकर वापस जाने पर हालात काफी पेचीदा और मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन मेरी सोच के उलट निंग रोंगरोंग ने खुद ही मुझसे पूछ लिया, छू चिन, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की भी है? मैं सन्न रह गया, समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। उसने आगे कहा, उसका नाम स्मॉल वू है ना? उस पल मैं पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसे स्मॉल वू के बारे में कैसे पता चला? मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें यह बात कैसे पता चली? निंग रोंगरोंग ने बताया, कल रात मेरे सपने में स्मॉल वू आई थी और उसने खुद मुझे बताया कि तुम्हारे और उसके बीच काफी गहरा रिश्ता है। मुझे तुरंत समझ आ गया, यह जरूर सिस्टम की ही कोई करामात और प्लानिंग थी। सिस्टम की आवाज, बेफिक्र रहिए होस्ट, आपका यह सिस्टम आपकी सभी गर्लफ्रेंड्स के रिश्तों को संभालने में माहिर है। यह सुनते ही मुझे चैन की सांस आई। वाह, आखिरकार यह एक सच्चा और मददगार सिस्टम निकला। मैंने अब कुछ नहीं छुपाया। हाँ, मेरी जिंदगी में एक और लड़की है, उसका नाम स्मॉल वू है। बहुत जल्द तुम मुझसे मिलने वाली हो। निंग रोंगरोंग बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उल्टे खुशी से चहक उठी। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह मुझे एक प्यारी सी बहन मिल जाएगी। फिर उसने अचानक मुझसे एक सवाल दागा, छूचिन, सच सच बताओ, मैं और स्मॉल वू, हम दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है? मैंने बिना एक पल गंवाए फौरन जवाब दिया, तुम ही ज्यादा खूबसूरत हो। आखिरकार यह अपनी जान बचाने वाला सवाल जो था। नॉर्डिंग अकादमी के मेन गेट पर पहुंचते ही मुझे वहीं जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। तांग सान वहां खड़ा था और गुस्से में तिलमिलाते हुए चिल्लाया, चू चिन, तुम्हें हंसते हुए शर्म नहीं आती? मैंने स्मॉल वू को तुम्हारे हवाले कर दिया था, फिर भी तुम दूसरी लड़कियों के साथ रंगरलियां मना रहे हो। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, तुम्हारे हवाले करने का क्या मतलब होता है, और मैं किसके साथ हूं इससे तुम्हें क्या लेना देना? तांग सान की जलन और नफरत पूरी तरह बाहर आ गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, स्मॉल वू मेरी बहन जैसी है, क्या तुम उसके साथ ऐसा धोखा करके सही कर रहे हो? मैं ठंडा हंस दिया, तुम्हारी क्या औकात जो तुम खुद को स्मॉल वू का भाई कहो? तभी निंग रोंगरोंग आगे निकलकर आई और बोली, आइंदा दूसरों के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तांग सान फिर भी मानने को तैयार नहीं था। उसका मानना था कि मैंने सियाओ वू के साथ बेवफाई की है। तांग सान की बकबक सुनकर मैंने सीधे एक लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। आज मेरा मूड काफी अच्छा था, लेकिन लगता है तुम्हें फिर से पिटने का शौक चढ़ा है। तांग सान जमीन पर पड़ा पड़ा तिलमिला रहा था। मन में नफरत होने के बावजूद उसे हमारी ताकत के फर्क को मानना पड़ रहा था। उसने दांत भींचते हुए कहा,
जिंदगी में इस तरह प्यार का मजाक उड़ाने की तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ठीक उसी समय एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, छूचिन। गुलाबी कपड़ों में एक साया तेजी से दौड़ता हुआ आया। वह और कोई नहीं बल्कि स्मॉल वू ही थी। तांग सांड को लगा कि आखिरकार उसे तमाशा देखने का मौका मिल गया है, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए। स्मॉल वू सीधे आकर मेरी बाहों में समा गई। चूचिन, क्या तुम्हें मेरी याद आई? हाँ, स्मॉल वू ने खुशी से सिर हिलाया और मचलते हुए बोली, चूचिन, तुमने मुझसे झूठ बोला था। वह गाजर तो बिल्कुल भी काम नहीं आई। मैंने लाचार होकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं वापस आ गया हूं ना। यह नजारा देखकर तांग सांड का दिमाग पूरी तरह से हिल गया। निंग रोंगरोंग और स्मॉल वू की यह पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे जन्मों से एक दूसरे को जानती हों। दोनों ने एक दूसरे की पहचान पक्की की और बड़ी आसानी से एक दूसरे को अपनाकर बहनें बन गईं। आगे से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल। इस दृश्य को देखकर तांग सांड पूरी तरह टूट गया और उसे समझ आ गया कि स्मॉल वू के दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। दोनों लड़कियों को इतने प्यार और तालमेल से रहते देख मैंने मुस्कुराते हुए दोनों का एक एक हाथ थामा। चलो इस खुशी में जश्न मनाते हैं। आज मैं तुम दोनों को एक शानदार दावत देता हूं। स्मॉल वू और निंग रोंगरोंग दोनों एक साथ राजी हो गईं। तांग सन दिल में कड़वाहट लिए बस देखता रह गया। जब उसने स्मॉल वू को पुकारा तो स्मॉल वू ने रूखेपन से कहा, हमारे बीच में मत आओ और हमें परेशान करना बंद करो। तांग सांड को आखिरकार एहसास हो गया कि वह अब तक सिर्फ अपने ही बनाए वहम में जी रहा था। रात के वक्त स्मॉल वू थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड होने की वजह से 2 घूंट ज्यादा पीकर पहले ही सो चुकी थी। मैं और निंग रोंगरोंग पास बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा कि डोलू महाद्वीप पर स्मार्टफोन के बिना जिंदगी कितनी बोरिंग है। तभी निंग रोंगरोंग ने अचानक अपनी किताब नीचे रखी और धीमी शर्माती हुई आवाज में कहा, छू चिन, मैंने स्मॉल वू से सुना है कि तुम दोनों अक्सर देर रात तक दिल की गहरी बातें करते हो। ये कहते हुए निंग रोंगरोंग का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल पड़ गया। मैंने मुस्कुराकर ना में सिर हिलाया, नहीं रोंगरोंग, तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं कहां से छोटी हूं? निंग रोंगरोंग ने नटखट अंदाज में जिद करते हुए कहा, स्मॉल वू भी तो मेरी उम्र की ही तो है। निंग रोंगरोंग को यह बात नहीं पता थी कि सियाओ वो कोई आम 10 साल की बच्ची नहीं बल्कि 1 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट थी। मैंने बेबसी से समझाया, मेरे छोटी कहने का मतलब उम्र से नहीं है। तभी निंग रोंगरोंग ने संजीदगी से कहा, देखो अब मैं कोई बच्ची नहीं रही। मैंने पूछा, रोंगरोंग, हमें मिले हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, क्या तुमने सच में अच्छे से सोच समझ लिया है? निंग रोंगरोंग को अचानक गुस्सा आ गया। अगर ऐसी बात है तो आगे से मुझसे बात ही मत करना। मैं अपनी हंसी रोक ना सका। उस रात हम दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा अटूट और गहरा हो गया। 6 महीने बाद मैं स्मॉल वू और निंग रोंगरोंग को लेकर नॉर्डिंग अकादमी से सोटो सिटी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में स्मॉल वू गाजर खा रही थी और निंग रोंगरोंग पपीता, जिसे देखकर आसपास के लोग जलन से भून रहे थे। स्मॉल वू ने उलझन में पूछा, चूचिन, हम सोटो सिटी क्यों आए हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुमने प्राइमरी सोल मास्टर अकादमी की पढ़ाई पूरी कर ली है, अब एडवांस्ड सोल मास्टर अकादमी में दाखिला लेने का वक्त आ गया है। निंग रोंगरोंग ने हैरानी से पूछा, हम हेवेंडो रॉयल अकादमी जाने के बजाय यहां क्यों आए हैं? मैंने बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, यहां तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। ठीक उसी समय दिमाग में अचानक सिस्टम का नया मिशन गूंजा। डिंग, दाई मुबाई को हराएं और श्रेक अकादमी के मेंटर स्लैश टीचर बने। इनाम, एक लेवल 7 सोल टूल, एक 1 लाख साल पुरानी सोल बोन और जू झुक्किंग का 100% स्नेह स्लैश प्रेम। ये नाम सुनते ही मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। लगता है किस्मत का एक नया मौका सामने आ खड़ा हुआ है। शाम ढलते ढलते मैं स्मॉल वू और निंग रोंगरोंग को लेकर रोज होटल पहुंचा। हर टाइम ट्रैवलर के लिए यह जगह घूमने की लिस्ट में सबसे ऊपर होती है। मैंने सीधे रिसेप्शनिस्ट से कहा, एक कमरा बुक कर दो। रिसेप्शनिस्ट सन्न रह गया। 3 लोगों के लिए एक ही कमरा? निंग रोंगरोंग ने भौहें सिकोड़ कर कहा, कोई दिक्कत है क्या? जैसा कहा है वैसा कमरा दो। अभी हम होटल में चेक इन करने ही वाले थे कि पीछे से एक घमंडी और अकड़ भरी आवाज गूंजी, ये कमरा तो मेरे लिए होना चाहिए, है ना? सबने मुड़कर देखा तो एक सुनहरे बालों वाला लड़का होटल के अंदर दाखिल हो रहा था और उसके साथ 2 लड़कियां भी थीं। एक ही नजर में मैंने उसकी पहचान कर ली। एविल आई भाई टाइगर दई मुबाई। होटल मैनेजर ने दई मुबाई को देखते ही चापलूसी भरा चेहरा बनाया। अरे दई साहब, ये कमरा तो बिल्कुल आपके लिए ही तय किया जाएगा। इसके बाद वह हमारी तरफ मुड़ा और रूखेपन से बोला, माफ कीजिएगा, ये कमरा दई साहब के लिए रिजर्व्ड है, कृपया आप यहां से चले जाइए। ये बात सुनते ही सियाओ वू का पारा चढ़ गया। जब हम यहां पहले आए थे तो ये कमरा उसे किस हक से दे रहे हो? दई मुबाई ने नीची मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मेरे पास पैसा है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि निंग रोंगरोंग ने सीधे अपने सोल स्टोरेज टूल से सिक्कों की थैली निकालकर काउंटर पर पटक दी। वह दोनों हाथ सीने पर बांधकर ठंडे लहजे में बोली, इसमें पूरे 100 गोल्ड सोल कॉइन्स हैं, अब इस मजनू को यहां से दफा करो। वहां मौजूद हर कोई सन्नाटे में आ गया। दई मुबाई के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आई और उसने निंग रोंगरोंग की तरफ देखकर कहा, अरे वाह छोटी अमीरजादी, शक्ल सूरत तो तुम्हारी भी काफी अच्छी है, क्यों ना तुम मेरे साथ ही सेट हो जाओ। दई मुबाई की इस छिछोरी हरकत पर निंग रोंगरोंग जरा सा भी पीछे नहीं हटी और सीधे मुंह पर ताना मारा, तुम जैसे लफंगे आवारा लड़के तो मेरी जूतियों की धूल साफ करने के लायक भी नहीं है। स्मॉल वू ने यह सुनकर हंसते हुए दाद दी, जबरदस्त रोंगरोंग, बहुत सही धोया। दई मुबाई का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या ये दोनों तुम्हारी दोस्त हैं? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। यह सुनते ही उसने अपनी उंगलियां चटकाना शुरू किया और हमले के लिए तैयार हो गया। तो फिर आ जाओ मैदान में, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे में कितना दम है।
दई मुबाई ने अपना मार्शल सोल चालू किया। उसके पीछे एक भयानक और रोबीला व्हाइट टाइगर प्रकट हुआ। उसके पैरों के नीचे दो पीले और एक बैंगनी, कुल 3 सोल रिंग्स एक साथ चमक उठे। एविल आई व्हाइट टाइगर, लेवल 37वां सोल मास्टर। उसका भारी दबाव पूरे होटल में फैल गया। लेकिन मेरी नजर में उसकी यह ताकत बच्चों के खेल जैसी थी। मैंने स्मॉल वू और निंग रोंगरोंग को पीछे हटने को कहा और फिर बिल्कुल सहजता से एक साधारण सा मुक्का आगे हवा में चला दिया। अगले ही पल दई मुबाई हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा और जोरदार धमाके के साथ दीवार से टकराया। हर कोई हक्का बक्का रह गया, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वह इतनी तेजी से हुआ कि कोई अपनी आंखें भी नहीं मटका पाया। दई मुबाई ने हार नहीं मानी और गुस्से में अपनी दूसरी सोल स्किल चालू कर दी। उसने दहाड़ मारी। उसका मुंह बाग जितना बड़ा हो गया और उसके मुंह से सफेद और दूधिया रंग का एक खौफनाक एनर्जी बॉल बाहर निकला। लेकिन सब यह देखकर हैरान रह गए कि मैंने सिर्फ अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और बड़ी आसानी से उसके हमले को रोक लिया। और तो और उस हमले की पूरी ताकत को पलटकर उसी की तरफ मोड़ दिया। तू तुम कौन हो? दई मुबाई ने खौफजदा होकर छूचिन से पूछा। मैंने बेपरवाही से कहा, मेरा नाम जानने की औकात अभी तुम्हारी नहीं है। अपनी ही उम्र के इस अनजान नौजवान के सामने, जिसकी ताकत की कोई सीमा नजर नहीं आ रही थी, दई मुबाई ने अपनी जिंदगी में पहली बार असली फर्क और अपनी असली हैसियत महसूस की। और ठीक उसी वक्त तांगसान होटल के मुख्य दरवाजे पर आकर खड़ा ही हुआ था। उसने अपनी आंखों से अभी अभी हुआ पूरा माजरा देखा था और उसका दिल सदमे से कांप उठा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि छू चिन इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। छोड़ो यार, अब से मैं उसे दूरी ही बनाकर रखूंगा, उसी में भलाई है, यह सोचकर तांगसान दूसरी तरफ मुड़ गया। कमरे में जाने के बाद सियाओ वू और निंग रोंगरोंग इतनी थकी हुई थीं कि उनका हिलने का भी मन नहीं था, इसलिए दोनों सीधे बिस्तर पर जा लेटी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल मैं तुम दोनों को एक खास जगह ले चलूंगा। इसके बाद मैं कमरे में रखे सोफे पर लेट गया। दोनों ने उत्सुक होकर पूछा कि कहां जाना है, लेकिन मैंने जानबूझकर बात टाल दी। कल ही बताऊंगा, इतना कहकर चूचिन सो गया। 10 मिनट बाद मेरी आंख अचानक खुल गई। मैंने देखा कि निंग रोंगरोंग चुपके से मुझे ही निहार रही थी। रोंगरोंग, मैंने धीमी और हैरान आवाज में कहा, तुम जाग रही हो? निंग रोंगरोंग अचानक घबरा गई। सॉरी चूचिन, तुम्हारा चेहरा इतना प्यारा और हैंडसम है कि मैं खुद को देख रोक ही नहीं पाई। चूचिन ने निंग रोंगरोंग के गाल को हल्के से थपथपाया और निंग रोंगरोंग ने शर्माकर अपना सिर झुका लिया। इस पल दोनों के बीच की दूरियां और कम हो गईं। इसके बाद दोनों चुपके से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगे। अभी दोनों आपस में कुछ बातें करने ही वाले थे कि अचानक दरवाजा खुल गया। स्मॉल वू दरवाजे पर खड़ी थी। इससे पहले कि मैं कुछ सफाई देता, स्मॉल वू हंसते हुए बोली, सफाई किस बात की दे रहे हो? मुझे भी शामिल करो ना। मैंने बताया कि मैं स्मॉल वू और निंग रोंगरोंग को एक रहस्यमयी जगह ले जाने वाला हूं। अगले दिन मैं, स्मॉल वू और निंग रोंगरोंग सोटो सिटी से बाहर निकलकर एक दूर दराज के गांव पहुंचे। स्मॉल वू ने उलझन में पूछा, छुचिन, हम तो किसी एडवांस्ड सोल मास्टर अकादमी जाने वाले थे ना, फिर शहर से बाहर गांव में क्यों आ गए? निंग रोंगरोंग के चेहरे पर भी वही उलझन थी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, रास्ता बिल्कुल सही है, अकादमी यही है। जैसे ही दोनों ने मेरी नजर की दिशा में देखा, वे पूरी तरह हक्की बक्की रह गईं। सामने लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी और सब एक टूटे फूट लकड़ी के दरवाजे से होकर गुजर रहे थे, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, श्रेक अकादमी। स्मॉल वू और निंग रोंगरोंग एक साथ चिल्ला उठी, छूचिन, क्या यह सच में कोई एडवांस्ड सोल मास्टर अकादमी है? सामने के इस खस्ताहाल और सादे माहौल को देखकर निंग रोंगरोंग और स्मॉल वू दोनों के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। यह जगह एडवांस्ड अकादमी तो दूर, किसी आम साधारण स्कूल भी इससे कहीं बेहतर होते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, भले ही यह देखने में साधारण सी लगे, लेकिन असल में यही श्रेक अकादमी है। इसके बाद मैं उन दोनों को रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ ले गया। भीड़ के बीच में लगातार किसी जानी पहचानी सूरत को ढूंढ रहा था, लेकिन जिसे मैं देखना चाहता था वह दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उसकी जगह मुझे तांगसान दिखाई दिया, पर मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे मन में उलझन थी, क्या कहानी बदल गई है? क्या झू झुकिंग श्रेक अकादमी नहीं आई? तभी पास ही खड़े कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, मैंने सुना है कि श्रेक अकादमी से ग्रेजुएट होने वाले साम्राज्य के नोबल्स बन जाते हैं, यह खबर झूठी तो नहीं? दूसरे ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, शायद यह गांव बस एक परीक्षा का हिस्सा हो। इतना कहकर उसने हमारी तरफ देखा। उधर देखो, उन दो लड़कियों और एक लड़के को देखकर ही लगता है कि वे कोई आम इंसान नहीं है। इसी बीच अकादमी के अंदर से सुनहरे बालों वाला एक लड़का बाहर निकला। यह और कोई नहीं बल्कि वही डाई मुबाई था जिसे मैंने कल ही धूल चटाई थी। वह बस माहौल देखने बाहर आया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसे कल की पिटाई याद आ गई। उसका चेहरा डर से फक पड़ गया और वह तुरंत उल्टा घूमकर प्रिंसिपल को ढूंढने अंदर भाग गया। रजिस्ट्रेशन का काम देख रहे ली यूसोंग ने कतार के सामने खड़े होकर सख्त आवाज में कहा, जो अयोग्य हैं वे अयोग्य ही रहेंगे, फालतू में यहां अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक अभिभावक को गुस्सा आ गया। मेरा बच्चा अपनी प्राइमरी अकादमी का टॉपर रहा है और उसके पास एक 100 साल पुरानी सोल रिंग भी है, फिर आप उसे रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? उस अभिभावक ने फीस वापस मांगी, लेकिन ली यूसोंग ने बेपरवाही से कहा, एक बार जमा की गई रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं होती। यह सुनकर भीड़ में बुदबुदाहट शुरू हो गई। लोगों को लगा कि एक तो अकादमी इतनी खस्ताहाल है, ऊपर से इसके नियम इतने बेतुके हैं। सियाओ ने मुझसे उलझन में पूछा, ऐसी जगह पर भी क्या सच में कोई पढ़ने आता है? निंग रोंगरोंग भी खुद को रोक न सकी, जब यहां के हालात इतने खराब हैं तो हम यहां क्यों आए हैं? मैंने बस एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी, थोड़ा रुको, अभी सब समझ आ जाएगा।
मेरी बात खत्म ही हुई थी कि अचानक एक भयानक और भारी दबाव पूरे मैदान पर छा गया। ली युसोंग के पैरों के नीचे 6 सोल रिंग्स एक साथ चमक उठे। अचानक फैली इस शांति के बीच सब सन्न रह गए। एक सोल सम्राट की ताकत देखकर हर किसी के होश उड़ चुके थे। ली युसोंग ने गंभीर आवाज में ऐलान किया, श्रेक, अकादमी सिर्फ उन्हीं बच्चों को दाखिला देती है जिनकी उम्र 13 साल से कम, सोल पावर लेवल 21 से ऊपर हो और जिनकी पहली 2 सोल रिंग्स कम से कम 100 साल पुरानी हो। ये कड़ा पैमाना सुनते ही कतार में खड़े बाकी लोग तुरंत तितर बितर हो गए। आखिरकार मैदान में सिर्फ उन 5 लोग बचे, मैं, स्मॉल वू, निंग रोंगरोंग, तांग सान और एक शांत व रहस्यमयी लड़की। उसके बाल स्याह काले थे और उसकी आभा बेहद ठंडी और गंभीर थी। भले ही उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, फिर भी उसके पास एक अनोखा आकर्षण था। निंग रोंगरोंग ने उस लड़की की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, सियाओ, देखो ये कितनी अलग और खास है। स्मॉल वू ने कुछ देर उसे देखा और थोड़े चिड़चिड़े अंदाज में बोली, यह नॉर्मल नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मैं मुस्कुराए बिना न रह सका। आखिरकार वह आ ही गई। सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि झू झुकिंग थी। उसने काले रंग का चुस्त पोशाक पहन रखा था। चेहरा बेहद गंभीर था और उससे एक ऐसी ठंडक निकल रही थी मानो वह कह रही हो, मुझसे दूर ही रहो। मैं मन ही मन जानता था कि यही मेरे सिस्टम मिशन की सबसे अहम कड़ी है। एक नया मौका और अध्याय अब शुरू होने वाला था। चू चिन, अभी तुमने क्या कहा? स्मॉल वू ने उलझन में पूछा। मैंने झटपट सिर हिलाया, कुछ नहीं तो। लेकिन स्मॉल वू और निंगरोंगरोंग दोनों ने एक साथ मुझ पर शक भरी नजरें टिका दी। झूठ, तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हो। दोनों की पैनी नजरें देखकर मैं मन ही मन लाचार महसूस करने लगा। अभी श्रेक अकादमी पहुंचे ही थे कि कोई नई चुनौती शुरू होने से पहले ही ये दोनों मुझ पर शक करने लगी थीं। दूसरी तरफ झू झुकिंग के आने का मतलब था कि कहानी का नया अध्याय अब शुरू हो चुका है। इसी बीच ली यूसोंग ने देखा कि इस साल टेस्ट के लिए 5 बच्चे बचे हैं। तांग सान और बाकी सभी ने एक एक करके अपनी सोल पावर टेस्ट कराई और सभी दाखिले के पैमाने पर बिल्कुल खरे उतरे। ली यूसोंग के मुंह से तारीफ निकल गई, अरे वाह, इस साल तो अकादमी में एक साथ 4-4 मॉन्स्टर आ पहुंचे हैं। टेस्ट खत्म होने के बाद ली यूसोंग की नजर छूचिन पर पड़ी और उन्हें एहसास हुआ कि इसकी उम्र तो 13 साल से काफी ज्यादा है। छूचिन ने बेपरवाही से कहा, मैं यहाँ स्टूडेंट का एडमिशन टेस्ट देने नहीं आया हूं, मैं तो यहाँ टीचर की जॉब के लिए आया हूं। ये सुनते ही तांग सान और बाकी सब दंग रह गए। ली यूसोंग ने सीधे सिर हिलाकर मना कर दिया। श्रेक अकादमी का टीचर बनने के लिए कम से कम सोल किंग होना जरूरी है और साथ ही अकादमी के किसी एक टीचर को हराना पड़ता है। और तो और श्रेक अकादमी के सबसे कमजोर टीचर भी सोल एम्परर हैं। अगर तुम सोल एम्परर नहीं हो तो तुम्हें चैलेंज करने का भी हक नहीं है। इस शक और इनकार के सामने छूचिन बस हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे से 2 पीले, 2 बैंगनी, एक काला और एक खौफनाक लाल, कुल 6 सोल रिंग्स ऊपर उठने लगे। विशेष रूप से उस गहरे खून जैसे लाल रंग की 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग के प्रकट होते ही निंग रोंगरोंग और स्मॉल वू के होश उड़ गए। वे जानती थीं कि चूचिन को उसकी 6ठी सोल रिंग मिल चुकी है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि वह 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग होगी। तांग सान तो फटी आंखों से चूचिन के इस अविश्वसनीय सोल रिंग कॉम्बिनेशन को घूरता ही रह गया। लेवल 63 वॉर सोल एम्परर, क्या अब मैं इसके लायक हूं? चूचिन ने अपना गॉड स्लेयर स्पीयर प्रकट किया और शांत नजर से ली यूसोंग की तरफ देखा। ली यूसोंग ने थरथराते हुए पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? चूचिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 18 साल। 18 साल की उम्र में एक सोल एम्परर। यह सुनकर तांगसान और झुझुकिंग दोनों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। ऐसी खौफनाक प्रतिभा तो पूरे डोलू महाद्वीप पर भी शायद ही कहीं देखने को मिलती थी। चूचिन को जब यह पता चला कि श्रेक अकादमी का टीचर बनने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, तो उसने सीधे कहा, तब तो काम बहुत आसान है। ली यूसोंग को लगा कि वह शायद उसे ही चुनौती देने वाला है, लेकिन चूचिन के अगले वाक्य ने हर किसी के होश उड़ा दिए। मैंने सुना है कि श्रेक अकादमी में इमूवेबल ब्राइट किंग झाओ वुजी हैं, चूचिन ने बेपरवाही से कहा। ली यूसोंग पल भर के लिए सन्न रह गया। एक सोल एम्परर का सीधे एक सोल सेंट को चुनौती देना, ऐसी बात तो आज तक किसी ने सुनी भी नहीं थी। अभी सब इस सदमे में ही थे कि तभी एक भारी और कड़क आवाज गूंजी, कौन है जो मुझे चुनौती देना चाहता है? झाओ वुजी धीरे धीरे बाहर आए। शुरू में तो उनके चेहरे पर हंसी मजाक के भाव थे, लेकिन जैसे ही ली यूसोंग ने उन्हें 18 साल के इस सोल एम्परर के बारे में बताया, उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। झाओ वुजी ने छूचिन की तरफ देखा। अब उनकी आंखों में पहले जैसी कोई बेपरवाही या हल्कापन नहीं बचा था। छूचिन ने सीधे कहा, झाओ वुजी, हमला करो। इसके तुरंत बाद उसके 6 सोल रिंग्स एक बार फिर चमक उठे। विशेष रूप से उस 1 लाख साल पुरानी लाल सोल रिंग को देखकर झाओ वुजी का चेहरा बेहद संजीदा और गंभीर हो गया। क्या तुम डर गए? यह नजराना देखकर निंगरोंगरोंग और सियाओ वो दोनों एक साथ छूचिन का हौसला बढ़ाने लगी। झाओ वुजी ने कहा, अगर तुम मेरे सामने एक अगरबत्ती जलने तक टिक गए तो मैं तुम्हें यहां का टीचर मान लूंगा। लेकिन छूचिन ने सिर हिलाकर मना कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें 10 मूव्स के भीतर नहीं हराया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। झाओ वुजी ने मन ही मन सोचा कि यह नौजवान अभी बहुत कच्चा और उतावला है, जिसे एक सोल एम्परर और सोल सेंट के बीच के जमीन आसमान के अंतर का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। लेकिन अगले ही पल एक काली रोशनी चमकी और छूचिन का गॉड स्लेयर स्पीयर सीधे झाओ वुजी के चेहरे के ठीक सामने आ पहुंचा।
झाओ वुजी के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपनी दोनों हथेलियों से भाले की नोक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि चूचिन की रफ्तार उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा तेज थी। झाओ वुजी को लगा कि चूचिन सिर्फ रफ्तार में तेज है और उसकी ताकत में दम नहीं है, लेकिन जैसे ही चूचिन की पूरी सोल पावर बाहर आई, झाओ वुजी अपने बचाव के बावजूद गॉड स्लेयर स्पीयर के दबाव से लगातार पीछे धकेले जाने लगे। अगले ही पल काली लपटें भड़क उठीं और एक खौफनाक ताकत ने झाओ वुजी को सीधे हवा में उड़ाकर दूर फेंक दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ भी नहीं पाया और झाओ वुजी जमीन पर ढेर हो चुके थे। ली युसोंग फटी आंखों से यह नजारा देखता रह गया। अकादमी के वाइस प्रिंसिपल झाओ वुजी एक ही झटके में हार चुके थे। श्रेक अकादमी का हर एक इंसान पूरी तरह सन्न रह गया। तांग सांड का दिल सदमे से कांप उठा। यह छू चिन्ह आखिर किस मिट्टी का बना है? अगर इसकी ताकत इसी तरह बढ़ती रही तो मेरे लिए इससे आगे निकल पाना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ झू झुकिंग भी इस नजारे से बेहद हैरान थी। वह मन ही मन सोचने लगी, इस इंसान की ताकत तो वाकई बहुत खौफनाक है। लेकिन दूसरी तरफ सियाओ वू और निंग रोंगरोंग का हाल बिल्कुल अलग था। दोनों खुशी से झूम उठीं और चिल्लाने लगीं, चूचिन बहुत बढ़िया। उधर झाओ वुजी अपनी जगह पर खड़े के खड़े रह गए। उनका चेहरा अविश्वास से भरा था। एक महान 76वें स्तर का सोल सेंट एक सोल एम्परर के हाथों सीधे मुकाबले में पीछे धकेल दिया गया था। झाओ वुजी इस तरह हार मानने को तैयार नहीं थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने सीधे अपनी दूसरी सोल स्की वज्रपाम चालू कर दी। सामने से आती उस खौफनाक ताकत को देखकर मैं तुरंत समझ गया कि उन्होंने शुरू में अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया था, लेकिन ठीक उसी तरह मैंने भी तो अपनी असली ताकत छुपा रखी थी। अगर ऐसी बात है तो अपनी 1 लाख साल पुरानी सोल स्किल से एक ही वार में इस लड़ाई को खत्म करते हैं। मेरी 1 लाख साल पुरानी लाल सोल रिंग पल भर में भड़क उठी और मैंने अपनी छठी सोल स्किल शॉटसी से वो फैंटम स्पीयर एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल मेरा शरीर एक परछाई में बदल गया, मानो मैं सीधे अंतरिक्ष और हवा में समा गया हूं। झाओ वुजी का गुरुत्वाकर्षण दबाव तुरंत बेअसर हो गया। उन्होंने हक्के बक्के होकर पूछा, यह कौन सी सोल स्किल है? लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि मेरी यह सोल स्किल 1 लाख साल पुराने ताइक्सु एंशिएंट ड्रैगन से मिली थी, जिसमें दुश्मन के किसी भी डिफेंस को चीर देने की भयानक ताकत थी। अगले ही पल मेरे गॉड स्लेयर स्पीयर ने झाओ वुजी के सारे डिफेंस को बेअसर करते हुए सीधे उनके शरीर पर वार किया। झाओ वुजी कई कदम पीछे हटे और भले ही वे गिरते गिरते संभल गए, लेकिन उनका मार्शल सोल और सोल रिंग्स तुरंत गायब हो गए। यानी यह लड़ाई मैं जीत चुका था। मैं मैं हार गया। क्या 1 लाख साल पुरानी सोल स्किल की ताकत इतनी खौफनाक होती है? झाओ वुजी का चेहरा सदमे से भर गया था। मैंने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, झाओ वुजी अच्छी लड़ाई थी। वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में मैंने सिर्फ 2 वार किए थे। झाओ वुजी ने दिल से अपनी हार स्वीकार की और मेरे पास आकर बोले, बधाई हो, आज से तुम श्रेक अकादमी के टीचर हो। ली युसोंग भी झटपट आगे आए। छू चिन टीचर, आगे से अकादमी का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ठीक उसी समय पीछे से एक कड़क आवाज गूंजी, अकादमी में एक नया टीचर आ गया और मुझे पता तक नहीं चला। सबने मुड़कर देखा तो फ्लैंडर अकादमी के प्रिंसिपल दईमुबाई को साथ लेकर आ रहे थे। दईमुबाई ने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखों में डर और नफरत के मिले जुले भाव आ गए। फ्लैंडर ने दईमुबाई से धीमी आवाज में पूछा, क्या इसी ने तुम्हें पीटा था? दईमुबाई ने हकलाते हुए हां में सिर हिलाया। इसके बाद फ्लैंडर ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस नए लड़के को सबक सिखा दूं तो अकादमी को 10,000 गोल्ड कॉइन्स और चांदी की मदद मिल सकती है। असल में फ्लैंडर इस मौके का फायदा उठाकर मुझे नीचा दिखाने और पीटने की फिराक में था। मेरे पास आए और उन्होंने कड़क आवाज में सवाल किया, तुम्हें श्रेक अकादमी का टीचर बनने की इजाजत किसने दी? झाओ वुजी ने झटपट पूरी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन फ्लैंडर ने सीधे मेरे सामने एक शर्त रख दी, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं नियम तोड़कर तुम्हें यहां का टीचर बनने दूंगा। ऊपर से तो वे मेरी ताकत का इम्तिहान लेते दिख रहे थे, लेकिन असल में वे दईमुबाई की पिटाई का बदला लेकर उसकी इज्जत बचाना चाहते थे। अफसोस कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका सामना किस खौफनाक सूरमा से होने जा रहा है। मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। झाओ वुजी के साथ हुई लड़ाई तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। अब यह 78वें स्तर का सोल सेंट फ्लैंडर मेरे सामने था। जरा मैं भी तो देखूं कि मेरी असली ताकत क्या है। ठीक है, जब यह अकादमी आपकी है तो जैसा आप कहें। दईमुबाई मन ही मन चुटकी ले रहा था। छू चिन, इस बार तो तुम्हारा काम तमाम होना पक्का है। अगले ही पल फ्लैंडर ने अपना मार्शल सोल चालू किया। उनके पीछे एक विशाल काला उल्लू प्रकट हुआ और 7 सोल रिंग्स एक साथ हवा में लहराने लगे। फ्लैंडर ने घमंड से कहा, 78वें स्तर का एजिलिटी अटैक सोल सेंट। उन्होंने आगे कहा कि वे अपने मार्शल सोल ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर मैं बस एक अगरबत्ती जलने तक टिक गया तो वे मुझे टीचर मान लेंगे। लेकिन अगले ही पल मेरे पैरों के नीचे से एक बार फिर वही खून जैसा लाल रंग का सोल रिंग चमक उठा। सबके होश उड़ गए। उस 1 लाख साल पुराने सोल रिंग को देखकर फ्लैंडर ने हैरान होकर मेरी उम्र पूछी। झाओ वुजी ने तुरंत जवाब दिया, 18 साल। 18 साल की उम्र में सोल एम्परर। यह सुनकर फ्लैंडर के दिमाग में भूचाल आ गया, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने ऐसा अनोखा महाप्रतिभाशाली नौजवान पहली बार देखा था। अभी फ्लैंडर इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक एक काली सुनहरी भाले की परछाई उनकी तरफ झपटी। अपनी रफ्तार के दम पर उन्होंने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़कर हमले को चकमा दिया। फिर भौहें सिकोड़कर बोले,
अभी तो मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ था, तुमने हमला कैसे कर दिया? मैंने अपने गॉड स्लेयर स्पीयर पर ग्रिप मजबूत की और शांत आवाज में कहा, असली जंग में दुश्मन कभी तुम्हें संभलने की तैयारी का मौका नहीं देता। मेरी बात खत्म होते ही सबको समझ आ गया कि असली मुकाबला तो अब शुरू हुआ है। 78वें स्तर के सोल सेंट फ्लैंडर, जो शुरू में मुकाबला करने के बहाने मुझे सबक सिखाना चाहते थे, उन्हें हाथ मिलाते ही समझ आ गया कि यहां असली उस्ताद तो मैं हूं। उनका दिल खुशी से झूम उठा। अगर चूचिन श्रेक अकादमी से जुड़ जाता है और हमारी टीम को लेकर कॉन्टिनेंटल एडवांस्ड सोल मास्टर एकेडमी एलीट टूर्नामेंट में जाता है, तो क्या इस बार की ट्रॉफी और चैंपियन का खिताब सीधा हमारे नाम नहीं होगा? उस पल वे अकादमी के सुनहरे भविष्य के हसीन सपने देखने लगे। अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा सोचने के चक्कर में फ्लैंडर ने जानबूझकर अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया। वे बस मुझे अगरबत्ती जलने तक टिकाए रखना चाहते थे। लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने इस फैसले पर कड़ा पछतावा हुआ, क्योंकि मेरी रफ्तार इतनी खौफनाक निकली कि मैंने हवा में उड़ रहे फ्लैंडर को भी आसानी से पकड़ लिया। मेरा गॉड स्लेयर स्पेयर एक ही पल में उनके आर पार होने के लिए बढ़ा और उन्हें हवा से सीधे जमीन पर दे मारा। फ्लैंडर बदहवास होकर जमीन से उठे। ये देखकर झाओ वुजी ने हंसते हुए याद दिलाया, बॉस, अपनी पूरी ताकत लगाइए। मैंने मार्शल सोल ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया था, तो इन्होंने मुझे सिर्फ 2 ही सोल स्किल्स में हरा दिया था। ये सुनते ही फ्लैंडर के चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसके बाद वे तुरंत संजीदा हो गए। सोल स्किल ईगल डस्ट स्टॉर्म। फ्लैंडर ने अपनी सोल स्किल चलाई और एक भयानक धूल का बवंडर पल भर में पूरे मैदान में छा गया। एक 78वें स्तर के सोल सेंट का सामना करते हुए मैंने भी कोई डील नहीं बरती और सीधे अपनी छठी सोल रिंग की दूसरी स्किल वज्र सोल ब्रेकिंग स्पीयर चालू कर दी। ये स्किल एक्टिवेट होते ही मेरा हमला करने का पावर कई गुना बढ़ गया और साथ ही मुझे कुछ पलों के लिए अभेद्य सुरक्षा मिल गई। फ्लैंडर का हमला मुझे जरा सा भी रोक नहीं पाया। मैंने मौके का फायदा उठाया और अपने भाले के एक ही वार से उनके डिफेंस को चीरते हुए इस सोल सेंट को हवा में उड़ा दिया। फ्लैंडर ने सदमे में कहा, कितनी खौफनाक 1 लाख साल पुरानी सोल स्किल है। वे समझ गए कि मेरे इस एक वार को सोल सेंट से नीचे का कोई भी योद्धा झेल नहीं सकता। ये सोचते ही हारने के बावजूद उनके चेहरे पर उदासी के बजाय और ज्यादा खुशी छा गई, क्योंकि अब श्रेक अकादमी का सुनहरा भविष्य बिल्कुल पक्का हो चुका था। मैं हार गया, बधाई हो, आज से तुम श्रेक अकादमी के टीचर हो। फ्लैंडर ने दिल से अपनी हार मान ली। झाओ जी अपनी हंसी न रोक सके। प्रिंसिपल साहब, आप भी हार गए। दो दो महान सोल सेंट्स को एक के बाद एक मेरे हाथों हारता देखकर वहां मौजूद हर इंसान को मेरी खौफनाक ताकत का एक बार फिर एहसास हो गया। ठीक उसी समय दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, मिशन पूरा हुआ, श्रेक अकादमी के टीचर बने। इनाम 1 लाख साल पुरानी सोलबोन, जू जुकिंग का स्नेह स्लैश प्रेम बढ़ा और एक लेवल 7 सोल टूल। इनाम सुनते ही मैंने चुपके से झुझुकिंग की तरफ देखा और वाकई मेरी तरफ देखने का उसका नजरिया अब पूरी तरह बदल चुका था। दूसरी तरफ दई मुबाई का दिमाग पूरी तरह से बर्दाश्त खो चुका था। उससे यह बात हजम ही नहीं हो रही थी कि मैं तो दूर, अब तो प्रिंसिपल भी मेरे हाथों हार चुके थे। चूंकि झाओ वुजी जख्मी हो चुके थे, इसलिए अब आगे का एडमिशन टेस्ट लेने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई। तांगसान, स्मॉल वू और निंग रोंगरोंग का टेस्ट लेते हुए मैंने उन पर कोई बेवजह की सख्ती नहीं दिखाई। आखिरकार झाओ वुजी को चुनौती देने का मेरा एक मकसद यह भी था कि इन बच्चों को ज्यादा चोट न लगे और ये आसानी से पास हो जाएं। आखिरकार सभी लोग सफलतापूर्वक श्रेक अकादमी में दाखिला पा गए। देर रात श्रेक अकादमी के खाली मैदान में झू झुकिंग अकेली खड़ी थी। वह मन ही मन उलझन में थी कि आखिर उसे मेरे लिए इतना खास और अजीब एहसास क्यों हो रहा है, जबकि मंगेतर तो दई मुबाई ही था। नहीं, दई मुबाई मेरा मंगेतर बिल्कुल नहीं है। वो तो बस हमारे परिवारों ने स्टार लू रॉयल फैमिली को खुश करने के लिए आपस में किया हुआ एक समझौता था। उससे मुझ झू झुकिंग का क्या लेना देना। जब झू झुकिंग ये सब सोच ही रही थी, तभी दई मुबाई वहां आ पहुंचा। उसने झू झुकिंग का हाथ पकड़कर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी मंगेतर ही रहोगी। लेकिन झू झुकिंग ने रूखेपन से जवाब दिया, सोचते रहो, मैं इस रिश्ते को बिल्कुल नहीं मानती। दई मुबाई ने चिल्लाकर पूछा, अगर ऐसा है तो तुम मुझे ढूंढते हुए हेवन डो एम्पायर क्यों आई? झू झुकिंग ने बिना झिझके साफ कह दिया, अगर मुझे चुनना पड़ा तो मैं चू चिन को चुनना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हें कभी नहीं। इस बात ने दई मुबाई को पूरी तरह से पागल कर दिया। झू झुकिंग ने संजीदगी से आगे कहा, चू चिन तुमसे हजारों गुना बेहतर हैं। 18 साल की उम्र में सोल एम्परर, पूरे डोलू महाद्वीप पर ढूंढने से भी उनके जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। यह सुनकर दई मुबाई का गुस्सा भड़क उठा और उसने थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया। अभी दई मुबाई का हाथ नीचे गिरने ही वाला था कि अचानक किसी की हाथ ने हवा में ही उसकी कलाई कसकर दबोच ली। दोनों ने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा। मैं धीरे धीरे उनके सामने आ रहा था। झू झुकिंग के चेहरे पर खुशी खिल उठी, जबकि दई मुबाई का चेहरा मारे डर के पीला पड़ गया। मैंने दई मुबाई की तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, अरे वाह, बड़ा मजा आ गया, अब तुम औरतों पर भी हाथ उठाने लगे। अगले ही पल मैंने उसकी बांह को इस तरह मरोड़ा कि दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। फिर मैंने बेपरवाही से कहा, याद रखना, आइंदा मुझे टीचर कहकर बुलाना। दई मुबाई के चेहरे पर अब भी अकड़ थी, जिसे देखकर मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और सीधे एक लात उसके घुटनों पर जड़ दी। उसके दोनों घुटने जमीन पर टिक गए और वह सीधे मेरे सामने घुटनों के बल आ गिरा। आह, मुझे माफ कर दीजिए, उसने दर्द से कराहते हुए कहा।
ये देखकर झू झुकिंग को चिंता हुई कि दई मुबाई के राजकुमार होने की वजह से कहीं मुझ पर कोई मुसीबत ना आ जाए, इसलिए उसने कहा, छूचिन, रहने दीजिए, छोड़िए भी अब। झू झुकिंग की गुजारिश सुनकर मैंने अपनी ताकत वापस खींच ली और दई मुबाई को घूरते हुए कहा, आइंदा अगर मैंने तुम्हें झू झुकिंग को नुकसान पहुंचाते देखा तो मैं दोबारा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दई मुबाई को मजबूरी में सिर झुकाकर कहना पड़ा, जी, जी, छू चिन टीचर। दई मुबाई के वहां से भागने के बाद मैंने झू झुकिंग की तरफ देखा और प्यार से पूछा, झुकिंग, तुम ठीक तो हो ना? उसने सिर हिलाकर मुझे शुक्रिया कहा। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, उसने अचानक मुझे रोक लिया। छू चिन, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ टहल सकते हो? चांदनी रात के नीचे मैं और झू झुकिंग श्रेक गांव के बाहर टहल रहे थे। फिर एक बेंच पर बैठकर मैंने उससे उसके और दई मुबाई के रिश्ते के बारे में पूछा। झू झुकिंग काफी देर तक खामोश रही और फिर आखिरकार उसने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसने बताया कि उन दोनों की बचपन से मंगनी तय थी। तो तुम उसकी मंगेतर हो? मैंने धीमी आवाज में पूछा। झू झुकिंग ने झटपट नामे सिर हिलाया। नहीं, वह तो बस घर वालों का तय किया हुआ रिश्ता था जिसे मैंने कभी स्वीकार ही नहीं किया। अफसोस कि मेरी ताकत इतनी कम है कि मैं इस सब को बदल नहीं सकती। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से कहा, इस दुनिया में किस्मत या नियति नाम की कोई चीज नहीं होती, वह तो बस कमजोरों का बहाना है। झू झुकिंग को डर था कि कहीं उसका परिवार और रॉयल फैमिली उससे बदला न लेने लगे। मैंने उससे फिर पूछा, क्या तुम सच में दई मुबाई से शादी करना चाहती हो? झू झुकिंग ने पूरी मजबूती से ना में सिर हिलाया और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ सुना था सब बता दिया। वह बेहद उदास होकर बोली कि दई मुबाई वैसा इंसान बिल्कुल नहीं है जैसा उसने सोचा था। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने प्यार से कहा, अगर तुम तैयार नहीं हो तो इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दो। रही बात बदले या हमले की, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। झू झुकिंग सन्न रह गई, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई इंसान उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़ा हुआ था। उसने उलझन में पूछा, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? हमें मिले हुए तो अभी कुछ ही वक्त हुआ है। मैंने अपनी भावनाएं बिल्कुल नहीं छुपाई और सीधे उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मेरे इस एक वाक्य ने उसकी धड़कनों को तेज कर दिया। मैंने उससे वादा करते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा और कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। फिर मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा, जुकिंग, क्या तुम मेरी बात मानोगी? जू जुकिंग के मन में थोड़ी कश्मकश थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाँ कहे या ना, लेकिन सालों की इस घुटन और बंदिशों के बारे में सोचकर उसे आखिरकार एहसास हुआ कि इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने चाहिए। आखिरकार उसने मेरी तरफ देखा और कहा, छूचिन, मैं हाँ कहती हूं। उसकी बस एक ही चिंता थी कि कहीं स्मॉल वू, सियाओ वू और निंग रोंगरोंग को इस बात से कोई एतराज तो नहीं होगा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, वे दोनों कभी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। इतना कहकर मैंने उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। झू झुकिंग की आंखें भर आईं, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में उसने पहली बार सच्ची आजादी का एहसास किया था। लेकिन ठीक उसी पल एक गुस्से से भरी कड़क आवाज गूंजी, झू झुकिंग, तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? दई मुबाई एक बार फिर वहां आ पहुंचा था। झू झुकिंग को मेरी बाहों में देखकर उसका खून खौल उठा। मैंने शांत नजर से दई मुबाई की तरफ देखा और कहा, मुझे सारी बात पता चल चुकी है। झुकिंग तुमसे प्यार नहीं करती और वह बेतुकी मंगनी बस तुम्हारे शाही परिवार का बनाया हुआ दबाव है। दई मुबाई गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी क्या औकात जो तुम बीच में बोलने वाले? क्या तुम्हारे पास भी दो दो लड़कियां नहीं है? मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ हैं, लेकिन उन दोनों ने अपनी मर्जी और खुशी से मुझे चुना है। फिर मैंने आगे कहा, अगर तुम उन सभी लड़कियों को मना सको जिन्हें तुमने कभी चाहा था और वे खुशी खुशी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मेरी बात सुनकर दई मुबाई कुछ बोल पाता, उससे पहले ही सबूत देने के लिए सियाओवू और निंग रोंगरोंग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां आ पहुंची। निंग रोंगरोंग ने दई मुबाई की तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, मैं और स्मॉल वू दोनों झुकिंग को दिल से स्वीकार करती हैं। क्या इसके बाद भी तुम्हें किसी सबूत की जरूरत है? झू झुकिंग यह सुनकर अंदर से बेहद हैरान और बेहद खुश हुई, लेकिन दई मुबाई के लिए यकीन करना नामुमकिन हो रहा था कि कभी अपनी अकड़ में रहने वाली झू झुकिंग ये सब स्वीकार करने को तैयार हो जाएगी। दई मुबाई ने झू झुकिंग से सवाल किया, क्या तुम सच में इस सब के लिए तैयार हो? झू झुकिंग ने रूखेपन से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। चू चिन ने मुझे समझाया कि मुझे तथाकथित किस्मत के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। झू झुकिंग ने पूरी मजबूती से कहा। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी किसी बेतुके समझौते या किस्मत की मोहताज नहीं होनी चाहिए। दई मुबाई पूरी तरह निराश हो गया और दांत भींचते हुए अपनी हार मानने पर मजबूर हो गया। ठीक है, आज से हमारी मंगनी खत्म। स्मॉल वू और निंगरोंगरोंग दोनों इस बात की गवाह बनी। इस तरह सालों से झू झुकिंग को बांध कर रखने वाला यह बेतुका रिश्ता आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। वहां से जाने से पहले मैंने दई मुबाई की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, अगर तुमने आगे कभी भी झुकिंग को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी पूरी ताकत और खानदान का अकेले सामना करूंगा। दई मुबाई का दिल दहल गया। उसे एहसास हुआ कि मुझे स्टार लुओ रॉयल फैमिली का भी रत्ती भर डर नहीं था। आखिरकार वह वहां से दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गया। दई मुबाई के जाने के बाद मैंने फिक्र जताते हुए झू झुकिंग से पूछा, झुकिंग, तुम ठीक तो हो ना? फिर मैंने स्मॉल वू और निंग रोंगरोंग की तरफ देखा। तब मुझे पता चला कि वे दोनों मेरी चिंता में चुपके से मुझे ढूंढते हुए बाहर आई थीं। तीनों लड़कियां जब मिली तो उन्होंने एक दूसरे को दिल से अपना लिया। स्मॉल वू ने हंसते हुए कहा, जब झुकिंग भी अब हमारी बहन बन चुकी है तो इस खुशी में एक दावत तो बनती है। छू चिन, मुझे तुम्हारे हाथों के बने रोस्टेड सॉसेज खाने हैं। निंग रोंगरोंग ने भी झट से सिर हिलाया। झू झुकिंग ने पहली बार इस अजीब डिश का नाम सुना था तो उसने उत्सुकता से पूछा, यह रोस्टेड सॉसेज क्या होता है?
मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था कि तुमने यह कभी नहीं खाया होगा। चलो, आज मैं तुम तीनों को इसका स्वाद चखाता हूं। चांदनी रात के साये में मैं तीनों लड़कियों को लेकर आगे बढ़ गया। कभी अपने परिवार और बंदिशों में घुटने वाली झूझुकिंग को आखिरकार अपनी मनपसंद जिंदगी और आजादी मिल चुकी थी। और उधर श्रेक अकादमी में मेरी कहानी का नया सफर जारी था।